हाँ जी, लाइव स्टार्ट हो गया। तो मंगलाचरण करने के लिए मैं दिल्ली से विशुद्धि जी को बुलाऊंगी। विशुद्धि, आपको मेरी आवाज आ रही है? विशुद्धि जैन। अलाउ नहीं है उसको। जी। हाँ जी, तो आप मंगलाचरण शुरू करें, सभी हाथ जोड़ लें। सव्वणु सव्व दंसी निम्मोहाविअरा अविअराय परमेठी वंदित तिज गंधा अरिहंता भव जीवेहिम नाणम दंसण अरे आचारतम सोहे कारणम ते सिम मुखाराहण हेयम चारितम हेयम वुच्च अपाहुणम वुच्छे। एक बार और फिर से मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़े रखें। सवर्णु सवदंसी निम्मोहावीयराय परमेठी वंदितु ते जगवंदा अरिहंता भवजीवेहि नाणं दंसण सम्मम चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मुखाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वुच्छे। बहुत ही सुंदर। इतने छोटे छोटे बच्चों के मुंह से आचार्य कुंद कुंद के शब्द जब निकलते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हुए अपनी परिचर्चा की ओर चलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारी परिचर्चा सोपानों में होगी। पहला सोपान होगा जिसमें हम परिचर्चा नेत्रियों के माध्यम से इस आज के विषय पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आपका परिचय एक अनुभवी जानकार से कराएंगे। हमारी पिछली चर्चाओं में खांड के ऊपर बहुत बातें चली है कि किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, शुद्ध है, नहीं है, अभक्ष्य है, भक्ष्य है। तो ऐसे व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराएंगे जो आपको ऐसा शुद्ध खांड अवेलेबल करा सके। उनका परिचय मैं बाद में दूंगी, पहले हम अपनी परिचर्चा नेत्री के पास चलते हैं। आज के इस सभा का नेतृत्व करेंगी ब्रह्मचारी प्रीति दीदी, जिन्हें हम रानी दीदी के नाम से जानते हैं। आप खनियादाना की और वहीं पर आपने छोटे पंडित जी के संपर्क में आकर इस मार्ग में लगी। आप समय समय पर बड़े पंडित जी का तो अधिक विलंब न करते हुए मैं मंच रानी दीदी को सौंपती हूँ। दीदी। अभी वैसे आए नहीं है लोग, शुरू करें लेकिन अपन, है ना? आ गए क्या? काफी। हाँ जी दीदी आ गए, आप शुरू कीजिए। सब ब्राह्मी सुंदरी आ गई हैं। हाँ हाँ, आज का ये बता भी दें, आज हमारे जितने भी कन्या महाविद्यालय हैं, तीनों जितने भी देश में 3 हैं। एक आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली में, ब्राह्मी सुंदरी दिल्ली में और शाश्वत धाम उदयपुर की, वहाँ की बालिकाएं भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढम्। आज तुम लोग का ग्रुप कौन सा है ये मुझे नहीं पता, किस तुम लोग का पर्सनल ग्रुप है या फिर किसी इससे अटैच हैं आप लोग?
हाँ, क्यों आयुषी? दीदी जी भोजन शुद्धि परिचर्चा करके ही शुरू किया है, वैसे अटैच तो अच्छा सभी से हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये भोजन शुद्धि परिचर्चा जो पिछले कई रविवार से चल रही थी, पिछले रविवार से अष्टमूल गुण शुरू हुआ। इस अष्टमूल गुण के दूसरे सत्र में हम लोग बात करेंगे मध्य मास मधु। इन्होंने जो ये बैनर बनाया है कि जैन हो तो ये बैन हो, सच बात तो यही है कि हम अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। भाई, ये अष्टमूल गुण श्रावक के होना चाहिए, तो हम वास्तव में श्रावक हैं या नहीं हैं, ये हमें ही निरीक्षण करना होगा। ये आत्मनिरीक्षण से पता चलेगा। ये कौन बताएगा कि हम श्रावक हैं या नहीं? तो ऐसे पता चलेगा कि स्वरूप क्या है, श्रावक होता कैसा है, श्रावक करता क्या है। तो श्रावक श्रद्धावान होता है। किसकी श्रद्धा? आत्मा की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा, ठीक है ना। श्रद्धावान होता है और विवेकवान होता है। किस चीज का विवेक होता है? कि उसको क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, कैसे चलना, कैसी हमारी दिनचर्या हो, इन सब का विवेक होता है। और क्या होता है कि क्रियावान होता है। क्रियावान में क्या होता है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं। अपन एक उदाहरण रूपक के रूप में इसको समझते हैं। मैं शिखर जी गई, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के साथ। वहां ट्रेन में हमारे सामने भी 3 सीट होती हैं और इस तरफ भी 3 सीट, और साइड में 2 बर्थ। तो हम अपनी बर्थ पर बैठे हैं, सामने कोई और बैठा है, उस तरफ कोई और बैठा है। अब शिखर जी तो सुबह से गए हैं, तो अगले दिन सुबह पहुंचना है, तो पूरा दिन ट्रेन में ही जाएगा भाई। तो उसमें हम खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब करेंगे। अब मैंने सुबह का अपना मंदिर पूजन करके तो गए थे। फिर वहां जब भोजन का समय हुआ तो मैंने अपना बैग उठाया, उसको सीट पर रखा, तो उसको पोंछा, या फिर सीट पर नहीं रखा, सीट पर भी पेपर के ऊपर रखा, ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे का है, जमीन का है। तो वो क्रियावान, अपन क्रिया कर रहे हैं ना, तो वो जमीन का जो ट्रेन की जमीन है उसका वो बैग है, तो उसको तो हम सीट पर नहीं रखेंगे, और यदि रखेंगे भी तो एक पेपर के ऊपर रखेंगे, उस पेपर को बाद में फेंक देंगे। तो हमने बैग उठाया, उस बैग में से अपना सामान उठाने के पहले हाथ धोए। हाथ भी किससे धोए? हमारे पास एक स्टील का कैन था, उसमें पानी था, उसमें एक, हमारे यहाँ तो उसको डंका बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हो, पानी लेने वाला जो एक होता है ना, हैंडल लगा रहता है उसमें, वो हमारी कैन में था। तो उसको पानी लेने के लिए पहले जब हमने हाथ धोए तो हाथ धोने का पानी हमारे पास अलग था, ठीक है। हमने हाथ धो के वो पानी निकाला, एक गिलास में भर के रखा। उसके बाद हमने अपना टिफिन खोला, टिफिन के वो सीट पर हमने पहले एक नैपकिन बिछाई, उस पर अपना जो भी हमारा भोजन सामग्री थी वो निकाली, फिर हमने भोजन किया, फिर हमने उसको रखा, ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से, जैसे होता है एक जैन श्रावक का भोजन। अब जब हमने ये अपना टिफिन अंदर रख दिया और एक सामने वाली सीट पर जो बैठे थे
वो जो भी निकले, मूंगफली, चना है, ओएस, चिप्स, चाय, कॉफी, जो भी था वो ले रहे थे। उनके बच्चे थे, वो सब खिला रहे थे, पिला रहे थे उन्हें, वो खुद भी खा रहे थे, पानी की बोतल ले रहे थे, ये सब ले रहे थे, सब उनका चल रहा था। फिर जब दोपहर हुई तो हम अपने प्रवचन सुन रहे थे मोबाइल से, या कोई गोष्ठी सुन रहे थे, और वो सामने वाले गाने सुन रहे थे या जो भी कर रहे थे, सो रहे थे, जो भी उनका था। अब जो बगल में जो बैठे थे वो शाम को ये कहते हैं अपने आप, उनसे किसी ने कहा नहीं, क्या आप जैन हैं? किससे कहा होगा, मेरे से या सामने वाले से? क्यों सस्ती, किससे कहा होगा? हाँ, हमसे। कैसे लगा उनको कि आप जैन हैं? वो तो जैन नहीं थे, और उनसे क्यों नहीं कहा कि क्या आप जैन हैं? ये लक्षण है हमारे। ये हम कहीं भी हों, कैसे भी स्थिति में हों, लोग पहचान जाते हैं। हमें ऐसा लगता है अरे सब चलता है, कौन देखता है, कौन जानता है, सब चलता है। सब नहीं चलता है, लोग समझते हैं। और यदि हमारे साथ कोई ऐसा हो जो रात्रि में वहां भोजन करे ट्रेन में, तो वो ये बोलेगा आप तो जैन हैं, आप कर रहे हैं। यदि वो उसकी कोई भी बाजार की कोई टॉफी, कोई बिस्किट, कोई कुछ भी लेगा, तो वो उसको कहेगा कि अरे आप तो जैन हैं, आप भी ऐसा करते हैं क्या, आप भी रात में खाते हैं क्या? तो ये जैन की पहचान है। ये हमें सिखाना पड़े आपको, ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि हमें सिखाना पड़े आपको कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें अष्टमूल गुण का पालन करना चाहिए। आदरणीय भाई साहब, पंडित जी साहब, छोटे वाले जिन्हें आप छोटे पंडित जी कहते हो, वो ये जब बच्चा 45 दिन का होता है ना, बच्चे में उसके जैन संस्कार होते हैं, वो जैन बन गया अब, तो उस दिन उसके माता पिता से ये कह देते हैं कि इसके अष्टमूल गुण का पालन करवाना अब आपका कर्तव्य है। समझ में आया ना? तो अब वो इतना सा बच्चा, 45 दिन का बच्चा, अष्टमूल गुण का पालन कैसे करेगा? कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई उसको हमने आज से ही त्यागी वृत्ति बना दिया। वो उसमें अष्टमूल गुण में होता क्या है? 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु, तो ये तो कोई भी नहीं खाता। अब बात जाती है कि हम लोग शराब तो पीते नहीं है, मांस खाते नहीं है, और शहद खाते नहीं है। ये बात सही है कि हम डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम मध्य मास मधु के रूप में ले लेते हैं। ठीक है ना? तो हमें ये समझना है कि श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं। श्रावक के मतलब हमारे, मेरे, मैं जैन हूं, ये अष्टमूल गुण मेरे हैं। अब इसमें आपको अभी जो हमने 8 नाम बताए या आपने भाग में पढ़े होंगे, वो तो 8 मूल गुण हैं ही, लेकिन अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग 8 नाम आए हैं। ठीक है ना? 8 नाम आए हैं, लेकिन वो है सेम। ऐसा नहीं है कि अष्टमूल गुण, फिर हम कौन सा वाला अष्टमूल गुण का पालन करें? कि यदि आप 5 उदंबर फल, मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग करते हो, तो आपके 5 पापों का भी त्याग हो रहा है ना? आपके रात्रि भोजन का भी त्याग हो रहा है, सब त्याग होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक का त्याग होता है। और एक बात बताओ, यदि मैं झूठ बोलूं, चोरी करूं, ठीक है ना, ठीक है, और क्या, अब ऐसा ब्रह्मचर्य तो ले लिया कपड़ों के हिसाब से, है ना, और परिग्रह भी कम है, तो मेरे तो फिर क्या हुआ कि झूठ और चोरी तो है, और हिंसा भी नहीं करते, क्योंकि छना हुआ पानी है सब, बाजार का कुछ नहीं खाना पीना, तो हिंसा भी नहीं। तो मेरे कितने पापों का त्याग हुआ? झूठ और चोरी तो है, मतलब मेरी हिंसा नहीं करती मैं, और झूठ और चोरी बोलती हूँ, और कुशील और परिग्रह नहीं है। ऐसा नहीं होता,
जिसके एक पाप होता है उसके पांचों पाप होते हैं, और जिसके एक पाप का त्याग होता है उसके पांचों पापों का त्याग होता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो यहाँ 3 तरीके से ये बताया कि मद्य मास मधु और स्थूल हिंसादि 5 पापों का त्याग, ये आचार्य समंत भद्र द्वारा बताया। आचार्य जिनसेन द्वारा बताया कि मध्य मास और द्युत का तथा स्थूल हिंसादि 5 पापों का त्याग। ठीक है ना? और मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये आचार्य सोमदेव और आचार्य देवसेन ने बताया। ठीक है ना? अब मध्य त्याग, मास त्याग, मधु त्याग, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, देव दर्शन, 5 परमेष्टि का स्मरण, जीव दया और छने जल का पान। ठीक है ना? अब आप एक बात बताओ कि जैसे ये जो पंडित आसाधर जी ने अष्टमूल गुण बताए, ये कौन करेगा भाई? ये पंच परमेष्टि का स्मरण अपन तो कहते ही है ना, जैन के 3 लक्षण होते हैं, देव दर्शन, छान के पानी पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। ठीक है ना? तो इसमें सभी आ गए ना, 8 ही आ गए ये तो ये बात हमें ये समझना है कि ये हमारा मूल है, ये प्राण है। मूल गुण का मतलब जड़, मूल मतलब होता है जड़। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे ही मूल गुणों के बिना क्या नहीं होता? कि श्रावक नहीं होता। मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है आप लोगों को कि हम अष्टमूल गुण का पालन क्यों करें? भाई नहीं करेंगे, है ना? हमें अष्टमूल गुण का पालन क्यों करना? हमें नहीं बनना श्रावक। तो कोई बात नहीं है, आपको सुखी नहीं होना क्या? तो नहीं, सुखी तो होना है, लेकिन अष्टमूल गुण का पालन नहीं करना। तो ये बात तो ऐसी हुई कि हमें भूख तो मिटाना है लेकिन भोजन नहीं करना, हमको प्यास तो मिटाना है लेकिन पानी नहीं पीना। तो ये कोई बात तो नहीं हुई ना कि हमें सुखी तो होना है लेकिन मूल गुणों का पालन नहीं करना। क्योंकि तो अब आप कहोगे कि सुखी होने का अष्टमूल गुण से क्या संबंध है? कि सुखी होने का अष्टमूल गुण से ये संबंध है कि जो ये अष्टमूल गुण है ये हमारे जीवन में न्याय नीति लाते हैं। ये हमारे जीवन को शुद्ध बनाते हैं। ठीक है ना? मतलब हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं। तो इसलिए हमें इन अष्टमूल गुणों का पालन करना, और ये हमारे जीवन में होंगे तो सम्यक दर्शन की पात्रता विकसित होगी। सम्यक दर्शन की पात्रता से क्या होगा कि सम्यक दर्शन की पात्रता उससे ही होगी जिसके परिणाम विशुद्ध होंगे। और परिणाम विशुद्ध किसके होंगे? जिसके तो होंगे नहीं जो मांस मच्छी सब खाता रहेगा और उसके परिणाम विशुद्ध हो। तो परिणाम विशुद्ध उसके ही होंगे जिसके जीवन में श्रावकाचार होगा, जिसके जीवन में अष्टमूल गुण का पालन होगा। ठीक है ना? तो वो उसके सम्यक दर्शन की पात्रता होगी, और जिसके सम्यक दर्शन होगा वो सुखी होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्या कहा? जिसके सम्यक दर्शन होगा वो सुखी होगा। ठीक है? तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन, हमें सुखी होना है तो सम्यक दर्शन करना है, और सम्यक दर्शन करना है तो अष्टमूल गुण का स्वरूप समझना है। बात समझ में आई ना? और अष्टमूल गुण का स्वरूप समझना है तो इस क्लास से ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है ना? इस चर्चा से ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इसलिए इसका प्रयोजन यहाँ रखा गया, क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो बिना प्रयोजन नहीं करेंगे। हमारा कोई भी आयोजन होगा उसमें हमारा प्रयोजन होगा ही होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हम ये अष्टमूल गुण की ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि भाई हमें सुखी होना है। तो अष्टमूल गुण से सुखी कैसे होंगे? कि हम अष्टमूल गुण से अपने अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट करेंगे। सम्यक दर्शन की पात्रता होगी तो हम सुखी हो जाएंगे।
समझ में आया ना? तो ये यहाँ समझना है। अब यहाँ मध्य, मास और मधु, ठीक है ना? अब इसमें एक चीज और आई थी अपनी कि मध्य, मास, मधु, ठीक है ना, अष्टमूल गुण में। तो यहाँ इनका पालन क्यों करना, ये क्यों त्याग करना, मध्य, मास और मधु, ये क्यों त्याग करना, या 5 उदंबर फल का त्याग क्यों करना, ठीक है ना? तो क्यों करना कि महावीर भगवान की पहली शिक्षा है कि सभी आत्मा बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है? क्या है पहली शिक्षा? सभी आत्मा बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है? अब सभी आत्मा में कौन सी आत्मा लेंगे कि एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय पर्यंत जितनी भी, ठीक है ना, चारों गतियों के जो भी जीव है वो सब बराबर है। तो एक इंद्रिय जो जमीकंद में है, एक इंद्रिय जो इसमें, तो मध्य, मास, मधु में तो दो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सब है इसमें। तो मतलब बड़े मास तो पंचेंद्रिय का ही है, एक इंद्रिय का भी है ही जमीकंद, ये सब भी मास है। तो पंचेंद्रिय का भी मास जो लोग खाते हैं वो सब, और इनमें भी जो शराब है उसमें भी ऐसा नहीं है कि जीव नहीं है, मतलब वो उसमें भी जीव है, और वो सिर्फ त्रस जीव है, त्रस 2-3 इंद्रिय तक के भी जीव हैं उसमें। तो ऐसे शहद हो या मध्य हो या मांस हो, तो हमें इनका त्याग क्यों करना? क्योंकि सभी आत्मा बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब इसको अपन एक बात से समझते हैं कि एक अपने घर में बच्चा है छोटा सा, हाल का जन्मा समझ लेते हैं, ठीक है? और एक चींटी है, ठीक है? एक चींटी और एक हाल का बच्चा, हाल का जन्मा बच्चा। तो एक बार आदरणीय भाई साहब ने एक, आपको वीडियो देखी हो शायद आपने, कि एक कौन सा देश था, वहां बच्चों को उबाल के खाते थे, देखा था क्या आयुषी? ऐसा ताइवान। कुछ उन्होंने एक बार वीडियो दिखाई थी कि वहां नवजात जो शिशु होते हैं, हाल का जन्मा बालक, उसको उबाल के खाते हैं वहां। तो अपने को ऐसा, अरे बाप रे, ऐसे उबाल के खा लेते हैं, कैसे खा लेते होंगे, कैसे खा लेते होंगे कि हम यहाँ जब आलू उबाल रहे हैं ना, वो तो एक एक जीव है, आलू में अनंत जीव है, अनंत जीव, और उतनी ही अनंत गुण संपन्न आत्मा जो एक जीव की है, जिसे अपन कह रहे हैं ओ कैसे खाया कैसे खाया, वैसी ही, हाँ ये ताइवान, ताइवान सही बताया जो भी है ये भैया, ताइवान में उन्होंने ये वीडियो दिखाई थी। तो कि हमें लगता है कि वो एक जीव को उबाल के खा रहे हैं, और जो आलू खा रहा है ना, वो, एक बात बोलूं, वो एक जीव का घात कर रहे हैं, आप अनंत जीव का घात कर रहे हो, आपको अनंत पाप लगेगा। समझ में आया? यहाँ जमीकंद में एक सुई की नोक बराबर आलू के कण में अनंत जीव राशि है, उसका फिर अलग है विस्तार, वो फिर कभी देखेंगे, ठीक है ना? तो वो अनंत जीव राशि का घात यहाँ हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये सब आत्माएं बराबर हैं। अब इससे भी क्या होता है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो शराब में आत्मा, शराब के में जीव है वो आत्मा, जो मांस में जीव है वो आत्मा, जो मधु में जीव है वो आत्मा, सभी मेरे बराबर ही हैं। मेरे में जैसे अनंत गुण है, अरहंत भगवान में जैसे अनंत गुण है, सिद्ध भगवान में जैसे अनंत गुण है, वैसे ही उन जीवों में अनंत गुण है। तो भाई हम अपने ही जैसे अनंत गुण संपन्न किसी जीव को कैसे मार के खा सकते हैं? बताओ, क्या लगता है आपको? और तो आप कहोगे कि नहीं दीदी, तो क्या कोई हम शराब पीते हैं क्या? लड़कियां कभी शराब पीती हैं? जैन लोग कभी शराब पीते हैं? और कोई मांस खाता है क्या?
कोई हम शहद खाते हैं क्या, कि आप डायरेक्ट नहीं लेकिन आप इनडायरेक्ट में करते हो। और इनडायरेक्ट में कैसे करते हो, कि प्रमाद परिणति। टोडरमल जी ने कहा ना, पंडित जी सामने, कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ठीक है ना, तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल का मतलब क्या हुआ, कि वहां हमारा प्रमाद, ठीक है ना, अब हम तो कोई सा भी च्यवनप्राश खा लेते हैं, हम तो कोई सा भी केक खा लेते हैं। आपको कौन सा केक चलेगा, एग या विदाउट एग, नहीं कोई सा भी चलेगा, ये प्रमाद है। ठीक है ना, पहले तो केक होना ही नहीं, अपनी संस्कृति ही नहीं है केक की, कोई बर्थडे कोई कुछ भी नहीं, हमारे केक हमारी संस्कृति नहीं है। ठीक है ना, वो एग और विदाउट एग तो बाद में बात होगी, पहले तो केक ही हमारी संस्कृति नहीं है। फिर आपको कौन सा साबुन यूज करते हैं, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, कि साबुन नहीं हमें सब चलते हैं, अरे उनमें चर्बी पड़ी है, जानवरों की चर्बी है वो, और वहां जीव है, सभी आत्माएं बराबर हैं, हमें वो समझना है। ठीक है ना, तो हमें अष्टमूल गुण पालन क्यों करना, ये समझा अभी हमने, और ये संभव है, सब करना संभव है, थोड़ा सा हमें अपना प्रमाद छोड़ना होगा। ठीक है ना, प्रमाद छोड़े हम तो हम पूरा चरणानियोग का पालन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम जैन हैं। चरणानियोग का पालन क्यों करना, क्योंकि हम जैन हैं। और चरणानियोग से क्या होता है, कि हमने कहा कि मद्य त्याग किया, तो मद्य त्याग हमने एल्कोहल का त्याग किया, शराब जो बोतल में भरी रहती है वो शराब पीने का त्याग किया, लेकिन एल्कोहल जो दवाइयों में है या कहीं भी है, और जो आप एक वो हिंसा कर रहे हो, है ना, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, जो ये हिंसा के भेद हैं, ये आप कर रहे हो, तो ये हिंसा भी तो है। और हमने जैसे उसमें अपने ये शराब द्रव्यानि योग से देखा जाए तो मोह महामद पियो अनादि, 6 डाला में दौलत राम जी पंडित साहब ने लिखा कि मोह महामद पियो अनादि। हमने कहा नहीं, हमने तो शराब का त्याग कर रखा है, हम तो अष्टमूल गुणधारी हैं, कि मोह रूपी जो महामद है, यानी मद का भी जो पिता है, वो मोह हमने पीकर रखा है अनादि से। ऐसी शराब पी रखी है मोह की, अनादि से मोह की शराब पी रखी का क्या मतलब है, कि अनादि से हमने जो मोह की शराब पी है, उसका मतलब है कि हमने अपने को आत्मा समझा ही नहीं। हमने हमेशा ये समझा कि मैं लड़की, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये जो भी, बस ये ही समझा, और ये जो वर्तमान का जीवन है बस ये ही मेरा जीवन है, ये समझा। ठीक है ना, तो वो मोह की शराब में हम गाफिल रहे। अब यहाँ मांस त्याग, तो मांस त्याग में क्या हुआ, कि हम तो मांस खाते ही नहीं है, लेकिन सिर्फ कोई मुंह से ही नहीं होता है इन चीजों का ग्रहण। भाई हमने क्या कहा अभी, कि हमने साबुन लगाया, तो हमने अपनी स्किन से मांस का ग्रहण किया। जब हमने चर्बी लपेट ली अपने हाथ पैरों में, मुंह में, तो क्या हुआ, मांस का ही सेवन हुआ ना। और जब आपने चर्बी वाले बाजार के जो फूड होते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, जिन जिन में भी आपकी चर्बी डलती है, वो सब आपने सेवन किया, तो क्या हुआ, मांस का सेवन ही तो हुआ। आपने डायरेक्ट नहीं किया तो इनडायरेक्ट किया, हुआ तो। ठीक है ना, जमीकंद आपने खाया, तो जमीकंद में क्या हुआ, कि नहीं हम आलू प्याज तो नहीं खाते, लेकिन हम गाजर तो खाते हैं, है ना, मूली तो खाते हैं, तो गाजर मूली क्या जमीकंद नहीं होते, क्या उनमें जीव नहीं होते। तो गाजर मूली जो भी जितने भी जमीकंद हैं उनमें सेम जीव हैं, आलू हो या गाजर हो या मूली हो। तो ये जो हम हिंसा कर रहे हैं ये जीवों की, ये भी तो मांस खाना ही है। ठीक है ना, अब ये तो हमने चलो छोड़ भी दिया, ये मांस खाना तो छोड़ भी दिया,
लेकिन देह की मगनताई यही मास भकिबो। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है ये कि देह की मगनताई यही मास भकिबो। इसको दिखाना एक मिनट, ये फोटो, देह की मगनताई यही मास भकिबो। हाँ देखो इसमें क्या फोटो दिया, श्रृंगार कर रही है एक महिला। तो क्या मतलब है इसका कि पूरे दिन हमें अपनी देह ही दिखती है सुबह से शाम तक, और अपनी नहीं दिखेगी तो बच्चों की दिखेगी, पति को पत्नी की दिखेगी, पत्नी को पति की दिखेगी, है ना, माता पिता की दिखेगी, बच्चों को, माता पिता को बच्चों की दिखेगी। तुम दुबले हो गए हो, तुम मोटे हो गए हो, तुम काले हो गए हो, तुम गोरे हो गए हो, है ना, ये सब। तो ये भी मांस खाना है। अब जब गोरे हो जाएंगे, वो काले हो जाएंगे, तो उसके लिए गोरे होने को क्रीम लगाना पड़ेगी। फिर वो क्रीम इससे बनी होगी, कोई किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से जिसमें ये सब होगा, है ना, तो वो फिर कैसे पालन हो पाएगा। तो ये देह की मगनताई यही मांस भकिबो, ठीक है ना। अब देखो रस, शहद। अब इसमें हमने कहा कि नहीं, हम तो शहद खाते ही नहीं, क्यों खाएंगे हम शहद। तो वो ऐसे हम डायरेक्ट शहद नहीं खाते हैं, लेकिन च्यवनप्राश में शहद होता है, और बाजार में जितनी भी मीठी चीजें आती हैं उन सब में शहद का ही प्रयोग होता है। तो और दवाइयों में भी तो होता ही है। तो ये चीज आपको ध्यान देने की है कि हम डायरेक्ट यदि शहद का त्याग तो किया ही है, लेकिन इनडायरेक्ट में भी अपना विवेक जागृत रखें, जिससे हमें ये पता चले कि किस चीज में शहद है और किस चीज में नहीं, ठीक है ना। अब एक ये देखो, आपने ये चित्र सबने देखा होगा, संसार दर्शन का चित्र, ठीक है। ये संसार दर्शन के चित्र में आपने पहले भी देखा होगा कि ये जो व्यक्ति है वो ऊपर से मधु यानी शहद टपक रहा है, नीचे सर्प है, हाथी इसको उखाड़ रहा है वृक्ष को, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैं अभी एक बूंद और ले लूं, एक बूंद और ले लूं, और इस एक बूंद की आशा में वो नीचे गिरेगा, सांप उसको खा जाएंगे, जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही हमें ये लगता है, मीठा लगता है, संसार में बहुत अच्छा लगता है, अरे कितना मजा आता है घर में, खाओ पियो, है ना। हॉस्टल वाली लड़कियों से पूछो, अरे नहीं हॉस्टल कितना अच्छा है ना, हॉस्टल में नहीं जाना पड़ता, वहां का खाना अच्छा नहीं लगता, वहां का रहना अच्छा नहीं लगता, घर में कितने मजे हैं, जब उठना है उठो, जब सोना है सो, जब खाना है खाओ, है ना। तो ये क्या रहता है, बहुत मजे हैं, बहुत मजे नहीं है, ये हम संसार में अपने आप को अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में तो जो प्रमाद रहित जीवन है, जो विवेक सहित जीवन है, वो ही एक सही है, ठीक है ना। तो इनमें मध्य मास मधु, इन सब में क्या होता है कि त्रस्त जीवों का घात होता है, और इनका सेवन सिर्फ मुंह से नहीं होता है ना, सभी इंद्रियों से होता है। जैसे साबुन तेल का इस्तेमाल किया, है ना, आपने परफ्यूम का इस्तेमाल किया, परफ्यूम भी होते हैं, तो परफ्यूम आपने घ्राण इंद्रिय से, मांस का ये मध्य मास मधु जो भी जिस रूप में होगा वो, है ना, जैसा भी बना हुआ होगा, इसलिए अपना विवेक जागृत रखें, है ना, यत्नाचार का पालन करें, अपनी प्रवृत्तियों को सीमित रखें, ठीक है, सादगी से रहें, जिससे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी क्रीम पाउडर लगाने की, है ना। इतनी सर्दियों में भी हमने तो महीनों से तेल नहीं लगाया, ठीक है। सर्दियों में गर्मियों में कभी जब भी जरूरत होती है देख लेते हैं, टाइम रहता है या कुछ ऐसा हो, तो अपना इस हिसाब से रहें अपन। रोज रोज क्रीम, वो रोज रोज क्रीम और रोज रोज वो क्या क्या जो जो भी होते हैं आपके आइटम, उनसे तो और स्किन खराब होती है। इसलिए ये नहीं समझे कि इनसे हम गोरे दिखेंगे या फिर ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो अपना विवेक जागृत रखें, और यत्नाचार का पालन तभी हो पाएगा।
अपनी प्रवृत्तियों को सीमित रखें, है ना। हमारा जीवन सादगी वाला होगा तो अपने आप इन सब का पालन होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें अपन समझें। और सम्यक दर्शन की पात्रता अष्टमूल गुण के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मूल है ना, ये प्राण है, ये हमारी जड़ है। इनके बिना पात्रता ही नहीं होगी तो फिर कैसे हमारा रत्नत्रय प्रकट होंगे, है ना। परिणाम विशुद्ध होंगे, कैसे हम इनका स्वरूप समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप इसमें समझें। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद देव ने भी कहा कि मध्य मासादिक अनंत पापों के स्थान हैं, इसलिए जो इनका त्याग कर देता है वही शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष जिन धर्म के सुनने का पात्र होता है। क्या कहा? जिन धर्म के सुनने का पात्र होता है। मतलब हमें ये लगता है कि हम अभी जैन हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं और हम तो बहुत ज्ञानी ध्यानी विद्वान पंडित हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझना है कि जिन धर्म सुनने का पात्र कौन, ठीक है ना। हम अपना भी आत्मनिरीक्षण करें कि हम भी पात्र हैं या नहीं हैं, हमारे जीवन में ये पात्रता प्रकट हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। मध्य मासादिक अनंत पापों के स्थान हैं, इसलिए जो इनका त्याग कर देता है वही शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष जिन धर्म के सुनने का पात्र होता है। बात समझ में आई? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? अब आयुषी स्वाति का चलेगा। हाँ, अगर किसी को कोई प्रश्न इत्यादि हो तो आप सभी रेज हैंड कर सकते हैं, तो आपको अनम्यूट करने के लिए हम यहाँ से ऑप्शन भेज देंगे, तो आप फिर बोल सकते हैं। हाँ, अब आगे की परिचर्चा को आत्मार्थी अगर स्वाति किसी का आगे कोई बढ़ाएंगे। प्रश्न नहीं है तो मैं किसी से कोई प्रश्न पूछ लूं? आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ पूछ लीजिए। हाँ, आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं तो पहले बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। अभी दीदी ने बताया था कि हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि बाजार में जाके मांस खरीद के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में मांस भक्षण होता है। तो कोई भी दो प्रकार बताइए कि किस प्रकार से मांस भक्षण होता है। बच्चे बताएंगे और हैंड रेस करना सब लोग। विशुद्धि जी का हैंड रेज हो रहा है। हाँ, विशुद्धि जी आप बताओगे? पहला उदाहरण साबुन हो सकता है और दूसरा परफ्यूम व जो भी हम कॉस्मेटिक। बहुत अच्छा। साबुन। दर्शील जैन भी कुछ बोलना चाहते हैं। दर्शील जैन, हाँ आप भी बताइए। हाँ, पहला साबुन लगाना और दूसरा चलिए कोई बात नहीं, गरिमा जी को भी कुछ बोलना है। हाँ, गरिमा गंगवार। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी जी, मुझे ये बोलना था कि जैसे आपने पिछले क्लास में बताया था कि चॉकलेट्स में जेलेटिन डलता है, वो फिर रेड और पिंक चीजों में कॉकिनल इंसेक्ट डलता है, वो एक हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमें भी अच्छा लगा कि आपने इतने ध्यान से सुना, आपको चीजें भी याद है और क्या डलता अच्छा, है ये भी। बहुत अच्छा बढ़िया। अब जो बड़े लोग हैं वो बताएंगे कि बनारसी दास जी के शब्दों में मांस भक्षण कैसे होता है। बच्चों ने तो बताया। शाश्वत जी अजैन, हाँ बोल बताइए। कि वो देह की मगनता यही मांस भक्षी वो, मतलब देह में मग्न रहना यही मांस भक्षण है। बहुत सुंदर। स्वाति दीदी। अब हम स्वाति, अपने हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आगे। तो पिछली कक्षा में हमने मतलब हमारा
मूल विषय चल रहा है श्रावक के अष्टमूल गुण। उनमें हमने देखा कि जितने भी प्रकार से अष्टमूल गुणों की चर्चा की, उन सब में सामान्य रूप से कहा कि मद्य, मांस और मधु का त्याग होना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम जैन हैं, तो डायरेक्टली तो मद्य, मांस, मधु का सेवन हम नहीं करते हैं। तो हमने पिछली परिचर्चा में देखा था कि किस प्रकार हम अपने बाजार से लाए हुए खाद्य पदार्थों में इनडायरेक्टली उनमें डलने वाले जो मांस आदि पदार्थ हैं, मांस और मधु आदि पदार्थ हैं, उनके द्वारा मांस भक्षण कर लेते हैं। तो वैसे तो हमने जो प्रोडक्ट्स बताए थे कि मैगी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, ब्रेड, इन सबको नहीं खाना चाहिए। तो वैसे तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है कि जिनके बिना जीवन ना चल सकता हो, क्योंकि ये हमें विचार करना है कि हम अपना जीवन, मतलब हम जो जी रहे हैं तो वो खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। अगर हम खाने के लिए जी रहे हैं तो फिर मुश्किल ही है इन सब चीजों का त्याग। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हम जीने के लिए खा रहे हैं। वैसे भी आचार्य देवों ने कहा है कि भोजन ग्रहण क्यों करना, अपने संयम और तप की वृद्धि के लिए भोजन को ग्रहण करना और स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करना। तो हमने पिछली परिचर्चा में दोनों बातें देखी थी कि किस प्रकार इन पदार्थों के सेवन से हमारे संयम और तप की रक्षा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, संयम की रक्षा, और हमने इनको इनके स्वास्थ्य के लिए कैसे ये हानिकारक है ये भी देखा था। तो इनका सेवन करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आचार्य देव तो कहते हैं कि मांस को तो मांस, मद्य, मांस, मधु को तो छूना भी नहीं चाहिए, और यदि हम इनको अपने घरों में प्रवेश दे रहे हैं, तो पिछली परिचर्चा में हमने प्रश्न उठाया था, तो क्या हम जैन कहलाने के अधिकारी हैं? तो इस प्रश्न को हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि यदि हम जैन हैं और हमें अपने अरहंत देवों और आचार्यों द्वारा जो बात कही गई है उस मार्ग पर चलकर सुखी होना है, तो इन पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और हमारे घरों में भी इनकी एंट्री बंद ही होनी चाहिए। तो अब जैसे कई लोगों ने कहा था कि बच्चे नहीं मानते, तो बच्चे नहीं मानते इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता दिए जाएं। तो मैगी के लिए अल्टरनेट्स हैं सेवइयां। जो सेवइयां बनती हैं वो दिखती मैगी की तरह है, तो उससे बच्चों को मनाने में आसानी रहेगी। सेवइयों की खीर बनाते हैं लोग, हम उन्हें फल मतलब सब्जियों से बघार कर भी मैगी जैसा बघार कर मैगी का रूप दे सकते हैं। पिछली परिचर्चा में भैया ने भी बताया था कि रोटी से भी मैगी बनाई जा सकती है। चॉकलेट के बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, बिल्कुल शुद्ध, कि गुड़ से हम घर पर गुड़ की चॉकलेट बना सकते हैं। जो लोग गुड़ छानते होंगे उन्हें अंदाजा होगा कि कैसे बनाए जा सकते हैं। और फ्रूट जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हम अपने घरों में कई प्रकार के ड्रिंक्स बना सकते हैं। जैसे जितने भी प्रकार के फल हैं उन फलों का रस निकाल सकते हैं, जीरे, सौंफ इत्यादि से जलजीरा बना सकते हैं, लस्सी इत्यादि, नींबू पानी इत्यादि बनाकर हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स से हटा सकते हैं। रही बात बिस्किट की, तो बिस्किट तो बहुत ही आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं आटे और मलाई का प्रयोग करके। तो इनकी रेसिपी तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन यदि किसी को मुश्किल हो रही हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उन्हें बता देंगे। अब हम आज के विषय पे आते हैं। पिछली परिचर्चा में हमने देखा था कि किस प्रकार हम मुख से मद्य, मांस और मधु का सेवन करते हैं, लेकिन केवल मद्य, मांस, मधु का सेवन हम केवल मुख से ही नहीं करते, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी हम मद्य, मांस, मधु का सेवन करते हैं, जिसका भी हमें बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। तो आज के विषय में उन्हीं जो अन्य इंद्रियों से मद्य, मांस, मधु का हमारे जीवन में प्रयोग हो रहा है उसके विषय में बात करेंगे, जिसमें हमने मेकअप प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। तो यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डलते हैं। जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो आइटम्स है वो मछलियों से, बिल्लियों से, पिग्स से, डॉग से, काऊ से और इन सब चीजों के किसी ना किसी ऑर्गन्स का यूज करके या इनकी किसी न किसी प्रकार से हिंसा करके प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है। उनके नाम है एलांटोइन, एल्ब्यूमिन, बीजवैक्स, बीपॉलिन, कार्माइन, लेनोलिन, कैरेटिन, ग्लिसरीन, स्क्वालाइन, टैलो, स्नेल्स, फिश स्केल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये पीपीटी आप तक पहुंचा दी जाएगी, तो आप इसमें से
डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं कि जो ग्लिसरीन और जिलेटिन, हमने पिछली परिचर्चा में भी इन इंग्रेडिएंट्स की बात की थी कि कैसे ये इंग्रेडिएंट्स हड्डियों को उबालकर बनाए जाते हैं, और ये खाद्य पदार्थों में तो इस्तेमाल होते ही हैं और साथ ही हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं, जैसे साबुन और डिटॉल इत्यादि। ग्लिसरीन भी जानवरों के फैट्स से बनता है, फैट्स से जो उनकी हड्डियों से निकाला गया ऑयल होता है उससे ग्लिसरीन बनता है, तो इसमें भी मांस भक्षण का दोष लगता है। अगर इसमें एक चीज और, ग्लिसरीन में जैसे यहाँ पर लिखा है कि समटाइम्स एनिमल डिराइव्ड, तो ये ना सोचे कि कभी कभी एनिमल से निकलता है, तो हो सकता है ग्लिसरीन हमें प्लांट वाला या बिना एनिमल से जो एनिमल से नहीं निकलता वो वाला ग्लिसरीन इसमें यूज हुआ होगा। देखिए हम यहाँ पे कुछ भी चीज अज्यूम नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं है। अगर उस प्रोडक्ट के पीछे ग्लिसरीन लिखा है तो आपको तो यही मानकर चलना पड़ेगा ना कि वो एनिमल से भी निकला हो सकता है। अब उसके लिए आपके पास कोई और साधन नहीं है ये मानने के लिए कि उसमें एनिमल से भी यूज हो सकता है। अगर उसमें एनिमल प्रोडक्ट डाला होगा तो इसीलिए जहां पे भी शंका उत्पन्न हो जाती है हमें उस चीज को छोड़ना ही योग्य है। तो इसीलिए यदि आपको पता है कि इसमें ग्लिसरीन है और वहां ऐसा कोई पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कि वो प्लांट बेस्ड है, तो फिर हम उसको एनिमल बेस्ड ही मानकर चलते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, जैसे यहाँ पे निविया की बनी हुई है और साथ में पीछे वाली चीज बनी हुई है क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, और यहाँ पे साफ साफ ग्लिसरीन लिखा हुआ है। वो पिक्चर छोटी होने के कारण आप लोगों को हो सकता है ना दिखे, लेकिन ऐसी सारी ही प्रोडक्ट जिनमें ग्लिसरीन डलती है या सिर्फ ग्लिसरीन लिखा है इंग्रेडिएंट्स में, हमें उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी बात को अगर आचार्य देव और ग्रंथकारों की भाषा में बोले तो वो कहते हैं कि यदि हमें शंका है कि इनमें मांस का प्रयोग हो रहा है या नहीं, और यदि हम तब भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसकी अनुमोदना पूरी कर रहे हैं। तो दोष तो भले ही उसमें प्लांट बेस्ड ग्लिसरीन डली हो, लेकिन दोष हमें पूरा ही लगेगा। तो इसलिए हमें जहाँ भी शंका हो वो चीजों का तो इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे जाते हैं, स्क्वैलिन। ये जो है ये शाक से, जो शाक होती है उसके लिवर से निकालकर बनाई जाती है, और हमारी लिपस्टिक, आई शेडो, फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन्स और लिप बाम्स ऐसी चीजों में यूज होती है। तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनसे जो किसी जीव की हिंसा करके बनाई गई। और ये शार्क वाले में भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कई बार तो ऐसा होता है कि जिंदा शार्क को निकाला और उसका लिवर, क्योंकि यूज होना है सिर्फ, तो लिवर यानी उसका एक ऑर्गन निकाला और वापस उसको ओशियन में डाल दिया। तो मतलब सोचिए अब वो कैसे अपनी बाकी की जिंदगी बिना लिवर के, मतलब एक बहुत उसके लिए भी एक दिक्कत वाला काम होगा कि बिना लिवर के वो अब तड़फ तड़फ के किस तरह से, एक तरह से पूरी तरह से मारा भी नहीं और अधमरा टाइप से उसे छोड़ दिया। तो इस तरह से तड़फा तड़फा के हम ये प्रोडक्ट जो अगर हम यूज कर रहे हैं जिनमें स्क्वेलन नाम का इंग्रेडिएंट डला है, देखिए जो ऊपर लिखे हैं ना ये इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से हमारे लिए मांस है। अगर स्क्वेलन लिखा है तो इसका मतलब मांस है, अब उसको हम नहीं छू सकते। किसी, चाहे वो लिपस्टिक हो, फाउंडेशन हो, आई शेडो हो, और इसके अलावा भी पता नहीं कितने कितने प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में आ रहे हैं, और हम तो बिना जाने पहचाने बस ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और जो वो लगा दें वो लगवा के आ जाते हैं। तो ये तो कहीं से कहीं तक योग्य नहीं है। पूरी तरह से हमें जांच करनी चाहिए जो भी हम इस्तेमाल करें उससे पहले। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कारमाइन, इसकी चर्चा हमने पिछली परिचर्चा में भी करी थी कि ये 70,000 बीटल्स, जो एक कीड़ा होता है, उसको उबालकर सिर्फ 1 पाउंड, जो लगभग 450 ग्राम्स होता है, 1 पाउंड रेड कलर निकाला जाता है। मतलब सोचो 70,000 बीटल्स को मारकर इतना सा रेड। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स में जितना भी यूज होता है, तो हम कितने जीवों की हिंसा करके ये प्रोडक्ट्स में डलता है। और ये किन किन प्रोडक्ट्स में पाया जाता है? लिपस्टिक्स, आई शेडोज, नेल पॉलिश, फाउंडेशन, कंसीलर आदि आदि। जहां पर भी रेड, पिंक और पर्पल कलर का यहाँ पर लिखा है, जो रेड, पिंक और पर्पल कलर का होते हैं वो इसी कारमाइन प्रोडक्ट से डिराइव किए जाते हैं। इसके और भी नाम है, इसके और भी नाम, हाँ, इसके और भी नाम है कारमाइन, कार्माइनिक एसिड, CI75470, कोचिनील, कोचिनील एक्सट्रैक्ट, क्रिम्सन लेक,
E120 ई नंबर में भी आता है। और तो और देखिए, इसको नेचुरल प्रोडक्ट का भी नाम दे दिया, नेचुरल रेड 4, मतलब इसे इन्होंने नेचुरल कह दिया, जबकि इतने हजारों लाखों बीटल्स को मारकर बनाया और नेचुरल का नाम दे दिया। तो इसलिए हमें कोई भी इस पे मैं एक बात और बोलनी चाहूंगी कि नेचुरल कहने का इनके पीछे का रीजन भी एक बहुत सुनने वाला है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि किसी केमिकल से या कोई केमिकल रिएक्शंस करके हमें ये चीज नहीं मिली है ना, डायरेक्टली उस बीटल के अंदर नेचुरली था वो। तो इसीलिए आप देखिए, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स जब भी इस्तेमाल होते हैं ना, तो इनके ऊपर कभी भी अगर नेचुरल लिखा है तो उनका मतलब ये होता है कि नेचुरली मिला है, वो एनिमल के अंदर वो नेचुरल था और वो हमने उनको मार दिया तो वो उनके लिए नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आप अंधविश्वास में ये सोचकर कि अरे इसमें तो कुछ नेचुरल रेड फूड डला है, हम क्या करते हैं, ये एक तरह से हमें भ्रमित किया जा रहा है और हम भ्रमित हो जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में। और कहीं पे भी नेचुरल या आयुर्वेदिक लिखा हुआ देखा, हमने सोचा ये तो बिल्कुल प्योर होगा, प्योर 100% वेजिटेरियन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सावधानी से ये सारे इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे भी लिखे हो वहां पर कार्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कुछ शब्दों के पीछे तो धारणा सी ही बन गई है कि ये शुद्ध होंगे, जैसे नेचुरल हो गया, हर्बल हो गया, आयुर्वेदिक हो गया। ऐसे शब्द हमने पढ़े और हम सोच लेते हैं कि ये चीजें शुद्ध हैं, लेकिन हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा मतलब हम जिस चीज को नेचुरल मानते हैं उनके लिए वो चीज नेचुरल, वो जीवों को मारकर भी नेचुरल हो सकती है। अगला इंग्रेडिएंट है ग्वानाइन, फिश स्केल्स। ये जो ग्वानाइन है वो मछलियों को क्रश करके उनको निकाला, ये जो ग्वानाइन प्रोडक्ट है मछलियों को क्रश करके निकाला जाता है, और ये भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे नेल पॉलिश, और इन्होंने लिखा ऑल काइंड्स ऑफ मेकअप, और शैम्पूज में भी ये प्रोडक्ट मतलब ये इंग्रेडिएंट यूज होता है। तो हमें हर चीज का काम बहुत ही है ध्यान चमक लाना, इसका मेन काम है चमक लाना। अगर किसी में भी चमक लेकर आना है, नेल पॉलिश इतने चमकदार होते हैं या लिपस्टिक या और कोई मेकअप, क्यों इतना ग्लॉसी और चमकदार और इतना चमकने का काम जो करता है वो ये मछली का जो स्केल है, फिश स्केल से बनता है ये ग्वानाइन। हाँ जी। यहाँ पर लिखा है कि नेल पॉलिश में तीन प्रकार के जो वो डलते हैं, कार्माइन भी डलता है और ग्वानाइन भी डलता है, मतलब सिर्फ एक ही नहीं, कई मांस वाले प्रोडक्ट्स डलते हैं एक एक प्रोडक्ट में। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो टाल्क, जिसको टाल्क भी कहा जाता है। तो ये गाय इत्यादि के, लैम्ब इत्यादि के फैट से और काऊ के ब्रेन्स से बनता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत सारी, इसके तो ये मांस इत्यादि से बनता है ये तो है, और इसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, कैसे बनता है कि एनिमल के जो एनिमल होते हैं उनके पार्ट्स को निकालकर बॉईल किया जाता है, और फिर उससे जो फैटी प्रोडक्ट निकलता है उसके थ्रू ये टैलो और टाल्क बनता है। तो ये बिल्कुल साक्षात ही मांस है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने जीवन में मद्य मांस और मधु का सेवन करते आ रहे हैं। और जैसे कि हमने सोचा कि सम्यक दर्शन की पात्रता, मतलब हम अपनी पात्रता नष्ट कर रहे हैं एक तरीके से इन प्रोडक्ट्स का यूज करके, कि आचार्य अमृतचंद देव ने तो कह दिया कि जो यदि मद्य मांस मधु का सेवन कर रहे हैं उनमें जिन धर्म को सुनने की भी पात्रता नहीं है, फिर सम्यक दर्शन तो दूर की बात। और यदि हमें सुखी होना है तो इन सब प्रोडक्ट्स का तो यानी त्याग इसका करना ही मतलब तो पड़ेगा। हम ये निकाल सकते हैं कि यदि हम इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट्स जो ये प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल यदि हमारे जीवन में हो रहा है, तो हम ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके मंदिर जी में आ सकते हैं क्या? वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। एक तरह से मास्क है वो, तो मास्क लगा के आप आ रहे हो, अगर आप लिपस्टिक लगाकर ऐसी लिपस्टिक लगा के आ रहे हो या ऐसे मेकअप कर कर आ रहे हो, तो और क्या हमारे मंदिरों में ऐसे प्रवेश करने की आज्ञा हमें देनी चाहिए? ये भी एक विचारणीय बिंदु है। हम बालबोध पाठमाला में चमड़े की वस्तु को लेकर नहीं जाना चाहिए, ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका सही से अर्थ नहीं लगाते कि उस चमड़े के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। जैसे यदि और गहरा, मतलब ये सब मांस भक्ष मद्य मांस मधु ये सब चीजें, मांस तो आ ही जाएगा, ये सब तो आ ही जाएगा, क्योंकि मद्य हो मधु हो, मतलब अगर हम हनी प्रोडक्ट्स भी
हम कहें कि हनी प्रोडक्ट्स जो है, तो वो हनी प्रोडक्ट्स में जो मधु का दोष है वो तो है ही, और साथ में उस मधु की जो बनने की प्रोसेस और उसमें जो निरंतर असंख्यात अनंत त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, उसके कारण उसमें मांस का भी दोष है। तो ये सभी चमड़े के अंतर्गत आ जाएंगे। और यदि और गहराई से देखा जाए, जैसे दीदी ने बताया, तो देह की मगनता इत्यादि उस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन ये सोचिए कि हम बात तो इतनी गहरी करते हैं कि देह की मगनता छोड़ दीजिए, और जो मतलब साक्षात एनिमल्स को मतलब इतनी प्रताड़ना देकर, इतनी क्रूएलिटी से ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और उनका हम यदि उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो फिर हमें अपनी स्थिति का विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम जिस सुख को प्राप्त करने की बात करते रहते हैं, उस सुख को प्राप्त करने की दिशा में हमारा कोई पुरुषार्थ हो भी रहा है या नहीं। इन सब चीजों पे और हमें विचार अपनी देह को सिर्फ सजाने के लिए दूसरे की देह ही विलय कर दी, मतलब कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है। और वो भी एक जैन होकर बिल्कुल भी शोभायमान नहीं देता। हाँ, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टेरर। हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि इससे लंग इफेक्ट्स, रिस्क के लंग बढ़ जाते हैं, ओवेरियन कैंसर होने की संभावना रहती है। और जॉनसन एंड जॉनसन ये कंपनी है, जॉनसन बेबी, जो बेबी पाउडर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इन पे तो पूरा केस हो गया, क्योंकि इनके में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं। और ना WHO और FDA जैसी ये जो भी इंडस्ट्रीज, ये जो भी ये है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब लोगों ने तो इन सब प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रखा है। लेकिन हम आजकल हम अपने भारत में और भी देशों में मतलब करप्शन से हमें वो नहीं रखना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितना करप्शन होता है। मतलब कि ये इन सब चीजों पर बैन होने के बावजूद भी, कई बार फाइन्स भरने के बावजूद भी वो अपने प्रोडक्ट्स में ये चीजें डालते रहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। और धीरे धीरे नाम बदलते रहेंगे। मतलब ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट का नाम अगर फेमस हो गया, किसी को पता चल गया कि टैल्क नहीं यूज करना चाहिए, तो वो अब कुछ और नई टेक्निक अपनाते हैं, उसको ई नंबर में कन्वर्ट करवा देते हैं, और उसका पूरा नाम इस तरह से बदल देंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा उसमें क्या है। हाँ, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने के पहले, बहुत मतलब खरीदने के ही पहले, यूज तो क्या अपने घर लाने के ही पहले, उसके इंग्रेडिएंट्स की बहुत सतर्कता से और थोड़ा पुरुषार्थ लगाकर हमें उनकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने इंग्रेडिएंट नेम डाला और पहला आर्टिकल तो भाई उनने पैसे दे के डलवाया था कि ये वाला इंग्रेडिएंट तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा फायदेमंद भी, बहुत सारे फायदे भी लिख दे, वो देखा और हमने खरीद लिया। नहीं, थोड़ा पुरुषार्थ करके अच्छे से रिसर्च करके हमें किसी भी इंग्रेडिएंट का, किसी भी प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कैवियार फिश एग्स, ये जो कैवियार प्रोडक्ट है, इससे परफ्यूम्स बनते हैं, और ये मछलियों के अंडे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये भी मांस ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये केमिकल है वैसे तो, लेकिन हेयर केयर प्रोडक्ट्स में डलता है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे किडनी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और भी इन्होंने नीचे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स बताए हैं। सिजर्स हो सकता है, लैक्टिक एसाइडोसिस, ऐसे ये जो इन्होंने बीमारियों के नाम लिखे हैं, ये सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये भी प्रोडक्ट्स में अलग अलग नामों से पाया जाता है। PEGS 100, इसके नंबर्स भी हैं, मतलब ई नंबर्स नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर्स के माध्यम से भी ये प्रोडक्ट्स में एज अ इंग्रेडिएंट लिस्ट हो सकता है। 100, 120, 14M, 30, 32, 40, 75 एंड सो ऑन, मतलब इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है सिविट। ये जो है एक सिविट टाइप बिल्ली होती है, उस बिल्ली के जो ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड्स के थ्रू ये निकाला जाता है। अफ्रीकन कैट लाइक एनिमल है। इसके ग्लैंड्स का यूज करके परफ्यूम में डलता है, परफ्यूम बनाया जाता है। पैराबिन्स, ये भी एक प्रिजर्वेटिव्स की तरह स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप के प्रोडक्ट्स में यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स में भी यूज होता है, लोशंस में भी यूज होता है, और इसके भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स। इससे ब्रेस्ट कैंसर जैसी
कैंसर आदि बीमारियां हो जाती हैं। इसके भी अलग अलग नाम हैं, मिथाइल पैराबिन, इथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन और ब्यूटाइल पैराबिन। तो इस प्रकार हम ये आपको नाम इसलिए ही बता रहे हैं ताकि आप इस बात का मतलब हम सभी इस बात का ध्यान रख सके कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो आपको अन्य प्रोडक्ट के बारे में भी खोजबीन करनी है। हम तो यहाँ समय के अनुसार और जितना हमने खोजबीन किया उसके अनुसार कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको बता सकते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता सकते हैं कि हमने ये कुछ इंग्रेडिएंट जो है उनमें मांस इत्यादि डलता है या ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमने यहाँ कुछ बताए, लेकिन आपको मेहनत करके, क्योंकि हमें अपने परिणामों की सुरक्षा और अपने सम्यक दर्शन, अपने सुख की सुरक्षा स्वयं ही करनी है, तो इसलिए स्वयं थोड़ा पुरुषार्थ करें। इसके ये बहुत सारे नाम हैं और बॉडी लोशन, कंडीशनर्स और मेकअप प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट में भी डलता है, डिओज में, शैम्पूज में डलता है। FDA ने भी इसे मना किया है कि इसके ज्यादा यूज से ब्रेस्ट कैंसर और ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स इत्यादि का भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है माइका। तो ये जो माइका है ये बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डलता है, जिससे सीरियस लंग डिसीज और कैंसर आदि बीमारियां हो जाती हैं। अब हम इस माइका के विषय में ही आज की हमारी वीडियो है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा ना बताती हूँ। मैं चाहूंगी कि हम सभी उस वीडियो के माध्यम से ही इसके बारे में जान ले। तो मैं आशीष भैया से निवेदन करूंगी कि स्वाति जी। इजिप्ट में लगभग 7000 सालों से महिलाएं सुंदर दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल कर रही हैं। ये बात अलग है कि उनके मेकअप प्रोडक्ट्स आज से उलट कुदरत में मिलने वाले नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार होते थे और उन्हें बनाने के लिए मासूम बच्चों का शोषण नहीं किया जाता था। आज ब्यूटी इंडस्ट्री एक $multi-billion इंडस्ट्री है जो अपने शाइन और ग्लिटर के पीछे एक काला और भयानक सच छुपाए बैठी है। ग्लॉसी लिपस्टिक से लेकर हाइलाइटर तक दोस्तों ऐसे कई शिमरी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने फेस पर सोने जैसी चमक ला सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन मेकअप प्रोडक्ट्स में ये शाइन कहां से आती है? दोस्तों इसका जवाब है माइका। माइका एक नेचुरल मिनरल है जो मेकअप प्रोडक्ट से लेकर कार के पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर माइका इंडिया से ही इंपोर्ट करती है। इंडिया के बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी माइका के बड़े डिपॉजिट्स हैं। यहाँ तक कि दुनिया का 60% माइका हमारे देश के सिर्फ 2 राज्य बिहार और झारखंड में पाया जाता है। इसे माइका बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा माइका माइनिंग इन 2 राज्यों में ही की जाती है। माइका आज से नहीं बल्कि सदियों से सजावट और आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन चूंकि इसकी माइनिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी माइनिंग को 1980 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन आज भी माइका बेल्ट के इन 2 राज्यों के कई गरीब लोग अपना पेट पालने के मकसद से माइका माफियाज के लिए माइका माइनिंग का काम करते हैं। कमाई के अन्य जरियों के अभाव के चलते इनके पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माइका माइनिंग के प्रोसेस के लिए ज्यादातर छोटे बच्चे काम करते हैं। क्योंकि जमीन में माइका के इन गड्ढों में छोटे बच्चे आसानी से अंदर तक जाकर ज्यादा माइका ला सकते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री इनहेरेंटली चाइल्ड लेबर पर डिपेंड करती है। इनमें से ज्यादातर बच्चे सिर्फ एक टोकरी और औजार के साथ बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इन खतरनाक छोटे गड्ढों में मौत का खेल खेलते हैं। एंटी चाइल्ड लेबर लॉ के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ तो 5 साल के बच्चे भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार इन गड्ढों में अपनी जान पर खेलकर माइका माइनिंग करते हैं, और वो भी महज 20-30 रुपए के लिए। माइनिंग का ये प्रोसेस खतरे से भरा है क्योंकि इसमें एक स्क्रैपर के जरिए गड्ढे की सीलिंग से माइका स्क्रैप किया जाता है और इन बच्चों पर ऊपर से मलबा गिर के दबने का डर हमेशा बना रहता है। अगर जान ना भी जाए तो भी कई बार माइन कोलैप्स होने की स्थिति में बच्चे गंभीर चोटें खाते हैं और कई बार जिंदगी भर के लिए विकलांग भी हो जाते हैं। इन गहरी माइंस में कई बच्चे घुटन की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं
और चूंकि इनसे काम करवाना गैर कानूनी है, इसलिए अगर माइनिंग के दौरान इनकी मौत भी हो जाए तो इसे रिपोर्ट नहीं किया जाता और इनके परिवार को मामूली 20-30 हजार रुपए मुआवजा देकर शांत कर दिया जाता है। इनके अलावा माइका डस्ट के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से इन बच्चों को लंग कैंसर और आंखों की रोशनी कम होने जैसी बीमारियां होती हैं। इनका हर दिन सुबह से शाम तक इन्हीं खतरनाक माइंस में गुजरता है और वो सिर्फ इसलिए कि इनकी भूख मिट सके। चुनेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इनकी दुनिया एक अंधेरे गड्ढे के इर्द गिर्द इसलिए घूमती रहती है ताकि आपकी लिपस्टिक की चमक बनी रहे। ये रॉ माइका हमारे मेकअप बैग में आने से पहले कई होलसेलर्स, मिडिलमैन और बॉर्डर्स को क्रॉस करके आता है। ज्यादातर माइका एक्सपोर्टर्स चाइना की माइका प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज को सप्लाई करते हैं और वहां उनको फाइन फिनिश देने के बाद कॉस्मेटिक ब्रांड्स को बेचा जाता है, जो फिर मेकअप स्टोर्स में इसे बेचकर करोड़ों का प्रॉफिट कमाते हैं। सरकारों की मिलीभगत के चलते माइका माफिया का ये धंधा लगातार चलता आ रहा है। हाल ही में कुछ मीडिया सोर्सेज ने जब इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछाला तो यहाँ ज्यादातर कॉस्मेटिक कंपनीज ने इसे नजरअंदाज करते हुए चुप्पी साध ली। वहीं कुछ मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनीज ने माइका माफिया की कमर तोड़ने के लिए अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में नेचुरल माइका की जगह इसके सब्स्टिट्यूट सिंथेटिक माइका का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये कितना फायदेमंद होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो ये इन बच्चों को अंधेरी खान में उतरने से बचाएगा, मगर दूसरी तरफ ये इन गरीब लोगों को बेरोजगार बना देगा। कई एनजीओ इन बच्चों की मदद के लिए सामने आई हैं, लेकिन बिना किसी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम के यहाँ के गरीब परिवारों की जिंदगी बेहद मुश्किल है। और दोस्तों, ये तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के काले सच का सिर्फ एक पहलू था। ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज कभी नहीं चाहती कि आम जनता के सामने खुले। अपनी चालाक मार्केटिंग से ये ग्राहकों को ऐसा बेवकूफ बनाते हैं कि ग्राहक को खुद भी पता नहीं चलता कि उसे ठगा जा रहा है। ऐसे ही एक चालाकी भरी मार्केटिंग टैक्टिक्स जिसने हमारे देश में बखूबी काम किया वो है फेयरनेस क्रीम के कैंपेन्स। दोस्तों, पहले इंडियन मार्केट में वीको जैसी आयुर्वेदिक क्रीम्स ही हुआ करती थी जो स्किन ग्लो और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स पर फोकस्ड होती थी। लेकिन 1975 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का फेयर एंड लवली क्रीम लॉन्च करने के बाद जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में तूफान सा आ गया। फेयर एंड लवली को इतनी सक्सेस मिली कि मार्केट में एक के बाद एक फेयरनेस प्रोडक्ट्स की भरमार होने लगी। ये क्रीम्स एक टेम्पररी फिक्स तो था, लेकिन आयुर्वेदिक क्रीम से उलट इस फेयरनेस क्रीम में वो सब था जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता था। ब्लीच के अलावा मरकरी, निकल, क्रोमियम और हाइड्रोक्विनोन जैसे कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हमें अपनी स्किन के आसपास भी नहीं लाना चाहिए, इन क्रीम्स में मौजूद होते हैं। इनके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्किन डल, सूखी हुई और बेजान सी दिखने लगती है। इसीलिए इनके इस्तेमाल से जितना हो सके बचना चाहिए। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि फेयर स्किन डार्क स्किन से बेहतर है। अंग्रेजों की इस मानसिकता को हम भारतीयों ने खुली बाहों से अपनाया। इन फेयरनेस प्रोडक्ट्स के कैंपेन में भी खुल के रंग भेद किया गया। जिन्हें हम बड़े बड़े सितारे कहते हैं, इन फेयरनेस प्रोडक्ट्स का खूब प्रमोशन करते तो दिखे, लेकिन अपने बच्चों के सांवले रंग को दुनिया का सबसे खूबसूरत स्किन कलर बताने से भी नहीं हिचके। इन फेयरनेस क्रीम के अलावा ऐसे ढेरों प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा फायदा नहीं नुकसान ही करते हैं। शेविंग क्रीम में मौजूद प्रोपिलीन ग्लाइकोल नाम के एक इंग्रेडिएंट से अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं 2012 में एफडीए ने 400 पॉपुलर लिपस्टिक्स में लेड की ट्रेसेस पाई थी। इतना ही नहीं, आपके नहाने के साबुन से लेकर आपके फेस वॉश तक में ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक हैं। हालांकि कई ऐसे फायदेमंद प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स भी हैं जो क्रुएल्टी फ्री से लेकर एथिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विश्वास रखते हैं। इसलिए जरूरी है हम सही से रिसर्च करके ही किसी प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करें और साथ ही ऐसे रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। यही नहीं, रिफाइनरी 29 की एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट में ये भी सामने निकल के आया है कि अमेज़न जैसी ऑनलाइन मार्केट पर बेचे जाने वाले कई प्रोडक्ट्स दरअसल असली प्रोडक्ट्स की कॉपी होते हैं। उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए होंगे कोई नहीं जानता। और दोस्तों, ये काउंटरफिएट प्रोडक्ट्स मल्टी बिलियन डॉलर्स वर्थ की ब्यूटी ब्लैक मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑनलाइन अगर कोई डील जरूरत से ज्यादा अच्छी मिल रही हो तो सतर्क हो जाएं। इन नकली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती निखारने के बजाय बिगाड़ देंगे, तो होशियार रहिएगा। एक और डार्क सीक्रेट जो मेकअप इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती आप जाने, और वो ये है कि एजिंग को रोका नहीं जा सकता। मतलब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपके शरीर पर वो दिखना तय है। यही कुदरत है।
लेकिन इस सच को छिपाने की तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने 2015 तक ही 10 लाख करोड़ रुपए वर्थ की एक पूरी एंटी एजिंग ब्यूटी इंडस्ट्री खड़ी कर ली। ये कंपनीज 35 से 60 साल की उम्र की महिलाओं की उन इनसिक्योरिटीज का बखूबी फायदा उठाते हैं जो उनके अंदर टीवी और हेल्थ या फैशन मैगजीन ने पैदा की होती हैं। इन सब के अलावा वेट लॉस प्रोडक्ट, आई क्रीम, एसपीएफ, नेल पॉलिश जैसे ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स और हैं जिनके जरिए ये ब्यूटी कंपनीज हमें ठगती हैं। इसलिए आप जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो इस वीडियो में हमने सिर्फ माइका के बारे में ना जानकर कैसे ब्यूटी इंडस्ट्रीज हमारे साथ धोखा करते हैं इसके बारे में भी जाना, और हमें कितना सतर्क होने की जरूरत है इसके बारे में भी जाना। मैं जो हमने वीडियो में देखा मैं वो सब कुछ रिपीट नहीं करूंगी, बस इतना बात बता देना चाहती हूँ कि जैसे एंटी एजिंग वगैरह ये क्रीम्स हैं, तो ऐसी अनावश्यक जो भी वस्तुएं हैं, उन सब प्रोडक्ट्स हैं, इन सब का तो हमें बुद्धिपूर्वक त्याग कर ही देना चाहिए, क्योंकि ना इनकी आवश्यकता है, तो आवश्यकता तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ मतलब बाहरी दुनिया का वो देखकर ऐसा सब कुछ कर लेते हैं, तो वो गलत है। एक एथिक्स की बात आई थी माइका वाली वीडियो में, तो कहाँ तो हम एक इंद्रिय जीव तक को बचाने की बात करते हैं, और कहाँ यदि हम पंचेंद्रिय जीवों की इतनी तकलीफों को देखकर भी यदि हमें नहीं लगता है कि हमें इन सब प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें जैन उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि जैनों का जो मूल कहें स्तंभ है तो वो है अहिंसा। और अहिंसा सिर्फ अहिंसा में सिर्फ मारना ही नहीं आता, मारने का भाव भी, और किसी को परेशान करना भी हिंसा ही कहलाता है। बिल्कुल, और ये बैंड है तो इससे ये भी पता चलता है कि ये अन्याय भी होगा। अगर हम माइका यूज कर रहे हैं या माइका से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इलीगल है, क्योंकि वो बैंड है। हाँ, और अन्याय अनीति का त्याग किए बिना जिन धर्म में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। मरकरी की भी बात आई थी कि कैसे मरकरी जैसे प्रोडक्ट्स भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्की होते हैं। यहाँ पर मरकरी से होने वाले हेल्थ इफेक्ट्स बहुत सारे हेल्थ रिस्क लिस्ट किए हुए हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगी, कुछ बता देती हूँ। जैसे डिप्रेशन, फिजिकल ट्रेमोर्स मतलब फिजिकल प्रॉब्लम होना, मेमोरी प्रॉब्लम्स, नंबनेस, आजकल हम कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी मरकरी के थ्रू होती हैं। लेड की भी बात आई थी कि लेड भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, इससे हार्मोनल इश्यूज होते हैं और हमारे हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी और हार्ट डिसीज जैसी प्रॉब्लम्स भी इस लेड के कारण होती हैं। ये तो अभी तक जो चर्चा हुई वो तो केमिकल्स हमारे हेल्थ रिस्क होते हैं और कैसे इन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम मांस का उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, ये बात हुई। अब अल्कोहल की, तो कोलगेट जैसे जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें अल्कोहल डला होता है। आपको यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बताई है, आप वहां देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है ना ये तो बहुत कम है, मतलब सिर्फ 1 या 2 की ही पिक्चर हम डाल पाए हैं, क्योंकि आप ये सोचिए समय भी सीमित है और शक्ति भी सीमित है, कितना बताया जाएगा। लेकिन आप खुद सर्च करिए, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो सभी चीजों में पाया जा रहा है, सब, क्योंकि एज अ प्रिजर्वेटिव ये यूज होता है। तो अल्कोहल को हमें बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, और इसके बहुत अलग अलग नाम है, सिर्फ अल्कोहल नहीं, लेकिन बहुत तरीके के अल्कोहल इस्तेमाल होते हैं अलग अलग, तो उन नामों से पहचान सकते हैं कि हम इसमें अल्कोहल है या नहीं। और हम आपको लिंक्स भी शेयर कर देंगे, जैसे कि cosmeticsinfo.org करके वेबसाइट है, उसमें आप किसी भी कॉस्मेटिक का इंग्रेडिएंट मतलब पहचान सकते हैं कि उसमें क्या क्या डला है, और उनके इंग्रेडिएंट्स भी कैसे बने हैं ये भी जानकारी वहाँ पे दी हुई है। तो वो वेबसाइट अच्छी है और ऑथेंटिक भी है, तो ऐसी वेबसाइट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। डाबर रेड टूथपेस्ट जैसे जिनको हम हर्बल टूथपेस्ट मानते हैं, उनमें भी पैराबीन्स जैसे केमिकल्स डलते हैं, और भी कई केमिकल्स और भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं और इन पे लिखा होता है आयुर्वेदिक। तो आप सोचिए आयुर्वेदिक के नाम पर वो क्या क्या चीजें दे रहे हैं। पैराबेन्स मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल है पैराबेन्स।
सर्च कुंजन कर जी सकते को हैं। कोई क्वेश्चन है? कुंजन जी ने हैंड रेज किया था। हाँ, कुंजन जी आप क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कोलगेट और आपने बताया ना कि टूथपेस्ट में, वैसे ही माउथ वॉश में भी अल्कोहल होता है, हाँ, तो उसे भी बिल्कुल। अवॉइड करने की जरूरत है। माउथ वॉशेस और हैंड सैनिटाइजर्स तो हम फेमस है ही, अल्कोहल बेस्ड ही आ रहे हैं सारे ज्यादातर, तो इन चीजों से भी हमें बिल्कुल बिल्कुल जैसे बचना चाहिए। अल्कोहल नाम है, ये तो हमें समझ में आता है, अल्कोहल मतलब कि शराब होता है। अब इसमें बहुत सारे, जैसे अभी कोलगेट का दिखाया था, तो एक इतना बड़ा सा केमिकल का नाम लिखा है, हमें लगेगा कोई केमिकल है। तो हम सबको मोबाइल चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, तो गूगल पे जाके सिंपल सोर्स सर्च करें कि वो जो केमिकल है उसका सोर्स क्या है। और मतलब खाली ये ना सोचे कि ये तो कोई केमिकल होगा, इस तरह से ना करें। बिल्कुल। आज्ञा और जैन ऐसे ही SLS करके भी एक केमिकल डला है इसमें कोलगेट में, सोडियम लॉरियल ऐसे करके पूरा नाम है उसका, सल्फेट है शायद आगे, सोडियम बहुत लॉरियल। सारे हैं। हाँ, हाँ, सबसे हार्मफुल, हाँ यही है, सोडियम लॉरियल सिलिका भी, सल्फेट। हाँ, ये सिलिका बहुत भी ज्यादा है। हार्मफुल है, आप सिर्फ इस पे सर्च करिए सोडियम लॉरियल सल्फेट पे, SLS जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स में लगता है, और इसके कारण क्या होता है, SLS के कारण झाग बनता है। आपको लगता है ना झाग बहुत अच्छी चीज है, तो ये एक बहुत बड़ी धारणा है, साबुन में जब तक झाग ना बने तो वो साबुन क्या। ऐसी पेस्ट को जो जो लोग पेस्ट यूज करते हैं, वैसे आइडियली हमें पेस्ट यूज करना ही नहीं चाहिए, उसमें सारे ही प्रकार के दोष आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें हमें बहुत हार्म पहुंचाती हैं, SLS पे आप सर्च करिएगा। आज्ञा ग्रामी जी ने आज्ञा जैन को कोई क्वेश्चन है? जैस्मिन दीदी, मुझे ये पूछना था, जैसे अभी स्वाति दीदी ने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स में लिखा होता है हर्बल, नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, पर हम उसमें ये भी मानते हैं कि उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज हुआ है जो हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो फिर जो असलियत में आयुर्वेदिक और जो शुद्ध चीजें होंगी उसको हम कैसे पता करेंगे कि ये अच्छा है और ये बुरा है? मतलब फिर इसके अल्टरनेट क्या, जैसे ग्लिसरीन हुआ, तो वो तो जनरली सब यूज करते हैं, पेट्रोलियम जेली जैसे हम जैसे वैसलीन कहते हैं, तो उसके कुछ अल्टरनेट्स बता सकते हैं, कैसे हाँ, पहचाने? देखो, ग्लिसरीन जैसे एक लिस्ट किया प्रोडक्ट, तो उसका तो बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है कि शुद्ध नारियल तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो बिल्कुल ग्लिसरीन की तरह वर्क करता है। और कैसे मलाई भी। पहचाने? हाँ, और मलाई, मलाई तो बिल्कुल ही शुद्ध है, अपने घर में रोज बन आ रही है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे जो बाकी जिनमें हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसे जो लिस्ट हैं, उनके हमें इंग्रेडिएंट्स को सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल, मतलब जो आजकल ऐसा है कि स्वास्थ्य पर और क्या कहूँ मैं, असलियत कोई नहीं दिखाना चाहता अपनी, जैसे सब मतलब छुपे रहना चाहते हैं, कुछ कोई भी किसी को भी फर्क नहीं देखिए, पड़ता और एक और कि चीज, जो जो ऑथेंटिकली आयुर्वेदिक या जो सच में सही इंग्रेडिएंट्स यूज करता है ना, उसको कोई डर नहीं होता, वो सब चीजें अपनी ओपन रखता है। तो उनके इंग्रेडिएंट्स या उस कंपनी के बारे में आप सर्च करिए, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, पहले उस कंपनी के देखिए। और जितनी बड़ी और फेमस होती है ना, उतने ही ज्यादा उनके अंदर घपले होते हैं, और ऐसी चीजें डली होती हैं जो साधारण सी दिखेंगी आपको कुछ चीजें, तो वो फिर भी उनकी अपेक्षाकृत सही मिल जाएंगी। लेकिन जैसे डाबर और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये तो बिल्कुल ही इस्तेमाल करने लायक चीजें है ही नहीं। ये सिर्फ हमारी ब्रांड हेल्थ के के साथ पीछे। खेल रही है, और कुछ नहीं। आप मद्दे मांस मद्दू तो छोड़िए, अगर आपको अपने शरीर की भी चिंता है ना, तो भी आपको ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए प्रोडक्ट, मतलब ये एक पैसे के नहीं है। अभी हाँ, हम लोगों को प्राजक्ता जी भी कुछ। हाँ, अभी हम लोगों को ये ऑप्शन देते हैं ना, ये प्लांट बेस है, एनिमल बेस है, हम लोगों को इतना विचार करना चाहिए, प्लांट बेस से निकालने के लिए बहुत कष्ट है, और एनिमल से जो मिलता है ना वो इजीली मिलता है, इसलिए लोग इकोनॉमिकल भी सोचते हैं। और प्लांट बेस से बहुत काम है, अर्क निकालना, उसे वो इतना इजी स्टेप नहीं है उनके लिए, इसलिए जो इजी है ना एनिमल से लेने के लिए, क्योंकि जो स्लॉटर हाउसेस रहते हैं उनके तो प्रोडक्ट्स सब बाय प्रोडक्ट्स, स्लॉटर हाउसेस के 5 बाय प्रोडक्ट्स है। एक हड्डियां, रक्त, और लेदर के लिए जाने वाले स्किन, फिर जिलेटिन के लिए बनने वाला जो आइटम्स है, तो वो इजीली ऐसे ही फेंका हुआ रहता है, वो लोग ये ऐसे इस्तेमाल कर सकते, कौन से भी ये कंपनीज है ना, उनसे आधे रेट में लेके अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों को उन्होंने बोला ना अल्टरनेटिव चाहिए, तो विद्यांजलि प्रोडक्ट्स है अपने, जो केमिकल्स में भी ज्यादा नहीं है, जो हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है उसमें, और शुद्ध भी है। बिल्कुल। ऐसे जैसे
अभी प्राजक्ता जी ने भी बताया, ऐसे विद्यांजलि एक कंपनी है, तो उन्होंने भी क्योंकि एक जैनों के द्वारा ही स्टेब्लिश है, तो इसीलिए हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और इनकी भी आप जांच करिए, हम तो ये बोल ही नहीं रहे कि आप आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास करें। आंख बंद करके तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता। आप जांच करेंगे, आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि कैसे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, और सच में आपको भी ट्रस्ट उस पे उन पे फिर बिल्ड होएगा। हाँ, और एक और चीज अभी आई कि एनिमल प्रोडक्ट जो है वो आसान है निकालना। ये सोचिए आप कि प्रश्न चिन्ह यदि हम कंपनियों पे लगाएं तो क्यों, दोनों ऑप्शन है उनके पास, लेकिन फिर भी वो क्यों एनिमल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो वो ध्यान देने वाली है। ऐसी परफ्यूम्स हैं, ये बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। समय अपना हो रहा है, हाँ तो हम बिल्कुल एंड स्लाइड पे ही आते हैं बस। हाँ, मैं भी वही कह रही थी कि ब्रशेस भी जानवरों के बालों से बनते हैं और इसलिए उनको भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। समय हो गया, इसलिए लास्ट स्लाइड ये थोड़ी मुख्य है बात, इसलिए मैं थोड़ी सी बात करूंगी इस पर कि जो पिछली परिचर्चा में भी बात आई थी कि ग्रीन मार्क लगा देते, तो क्या हमें ग्रीन मार्क से वेजिटेरियन मान लेना चाहिए या नहीं। तो इसके कुछ प्रूफ्स मिले हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक साइट पर वीगन और वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में डिफरेंस बताते हुए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, मतलब जो नेचुरली उनको मिल जाते हैं, जिनमें उन्हें सिंथेटिक प्रोसेस नहीं करना पड़ता बनाने के लिए, उसको वो नेचुरल प्रोडक्ट्स मान लेते हैं। जैसे अभी पिछले पिछले स्लाइड्स में भी आया था, नेचुरल मान लिया था कारमाइन को। तो जानवरों से, जानवर क्योंकि नेचुरल ही है और उनसे निकाला हुआ जो उनके अंदर जो भी ग्लैंड्स है, जो भी हमने उनका इंग्रेडिएंट निकाला उनसे, वो भी उनको नेचुरली लगता है, इसलिए वो इन सब प्रोडक्ट्स को वेजिटेरियन मान लेते हैं और वेजिटेरियन मानकर ग्रीन मार्क लगा देते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी ग्रीन मार्क पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिकली जो उन्होंने कोई प्रोसीजर करके या कोई केमिकल रिएक्शन करके जो चीज़ उन्होंने नहीं बनाई है उसको वो नेचुरल कंसिडर करते हैं, और नेचुरल को ये वेजिटेरियन कंसिडर करते हैं और वेजिटेरियन कंसिडर करके ग्रीन मार्क लगा देते हैं। ये रेड मार्क बस तभी लगाते हैं जब इन्होंने डायरेक्टली मांस किसी चीज में डाला होगा। जैसे नूडल्स बनाएंगे तो जब चिकन नूडल्स बनाएंगे तभी उसमें रेड मार्क लगाएंगे। बाकी सारे नूडल्स में एमएसजी प्रोडक्ट डाल देंगे जो मांस है स्वयं ही, मतलब एनिमल ड्राइव प्रोडक्ट है, उसमें वो ग्रीन मार्क ही लगाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है, सब तरीके से, अन्याय अनीति का भी और अभक्ष का भी, सब तरीके से हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे अगला जो है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। तो स्वस्ति जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति दीदी और स्वाति दीदी का, और आयशी दीदी का भी। इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया। अब अंतिम चरण की, हाँ, यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप अगर जाना चाहें तो इन वेबसाइट्स पे खुद विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। हाँ, अंतिम चरण की ओर चलते हुए हम आपको अब ऐसे व्यक्ति के पास लेके चलते हैं जो खुद शुद्ध खांड बनाते हैं और सप्लाई भी करते हैं। और मुझे अभी अभी पता चला कि ये जो हमारे नन्हे भैया हैं, ये वर्ष के 11 महीने इस पूरे 12 महीने इस बिजनेस में नहीं लगे रहते। वे मात्र 1 महीने के लिए ये खांड का काम करते हैं और बाकी 11 महीने अपने धर्म आराधना में लगते हैं। तो मैं तरुणा जी को बुलाऊंगी कि वे आए, और अब मैं इनका ज्यादा परिचय नहीं दूंगी, आपको इनके काम से, इनकी वाणी से इनका परिचय मिलेगा। आप उनसे और उनके अनुभव से हमारा परिचय कराएं। तनु चाची। नन्हे भैया का दिख नहीं रहा है। अब दिखने लगा? नहीं, आप लोग सो रहे हैं भैया? है? हाँ जी, हाँ जी भैया, अब दिख रहे हैं। जयनंद भैया। जयनंद भैया, आवाज आ रही है मेरी आपको? भैया वो जो माइक जैसा बना है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। ठीक है, आने लगी आवाज? हाँ जी, आने लगी। ठीक, हाँ जी बोलो। जयनंद भैया। जय जिनेंद्र भैया, हमारा प्रश्न था कि आप शुद्ध खांड कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस बता पाएंगे? एमपी में एक करेली है, करेली के पास 26 किलोमीटर
बहुरी पार्क का एक ग्राम है, वहाँ एक अपना प्लांट लगा हुआ है और उस प्लांट में हम स्वयं जाके 4 आदमी हमारे रहते हैं और वहाँ जाके सारे पूरे इंस्ट्रूमेंट धोते हैं और उसमें छन्नी लगाते हैं, कपड़े की थैली लगाते हैं, पूरा धुलवाते हैं, उसके बाद वो तैयार करते हैं। उसके बाद कम से कम 3 दिन 4 दिन उस रस को बहुत बहुत बड़ी कढ़ाई होती हैं, उन कढ़ाइयों में से चुर के और राइजर में गिर जाता है। इसके बाद 4 दिन की प्रोसीजर चलती है। उसमें बहुत बड़े रोटर होते हैं और उन रोटरों के माध्यम से वो पूरा ठंडा किया जाता है और ठंडे करने से उसमें जो दाने होते हैं शक्कर के, वो दाने बनने की प्रोसीजर हो जाती है। उसके बाद एक और मशीन होती है, उस मशीन में वो डालते हैं उस चाशनी को जो 4 दिन में ठंडी हुई है, और उसके बाद वहां भी अपन अपने कपड़ा लगाते हैं जो कि हमने वीडियो बना के तैयार किया है और भेजा भी था। तो इसके बाद फिर वो बाहर निकल के एक चिमनी होती है गरम, उसमें डालते हैं। उस चिमनी के माध्यम से वो 4 साइज में निकलती है और ऐसे करके 4 बोरियों में रख के उसको तैयार करते हैं। ऐसे कम से कम उसमें 8 दिन की प्रोसीजर शक्कर बनाने के लिए, खांडसारी बनाने के लिए चाहिए आने चाहिए। इसके पहले किसी भी कीमत पे कोई नहीं बना सकता। दूसरी प्रोसीजर एक जो मेरठ साइट होती है, वो वहाँ खांडसारी बनाते तो इसी प्रोसीजर से है, लेकिन सूखने में उनको पूरी जगह तिरपाल बिछा के और नेचुरली धूप से सुखाते हैं, जो कि 2-3 दिन उसको सूखने में लग जाते हैं। अपनी जो खांडसारी है वो 1 ही घंटे में सूख जाती है और बोरियों में पैक हो जाती है। और वहां वो कभी कभी तो जो सामान्य होते हैं वो पांव से चला के या ट्रैक्टर चला के या उस पर किसी भी प्रकार से उसको सुखाते हैं, पलटा पलटी करते रहते हैं। लेकिन अपनी खांडसारी सीधी फर्श पर नहीं गिर के कपड़े की बनाते हैं या फिर नया जो फर्श होता है उस पर डाल के फिर अपन तैयार करते हैं। जी ठीक है भाई साहब। और एक था कि आप खांड को मतलब इंडिया में ही भेजते हैं, कहीं बाहर भी चली जाती है, हर जगह अवेलेबल हो जाती है आपको ट्रांसपोर्ट कराना? हाँ, हम इंडिया में ही अभी तक तो हमारी पूरी इंडिया में जाती है, अभी बाहर नहीं गई है, लेकिन इंडिया लेवल पर तो हमारी पूरे इंडिया में जाती है। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी खांडसारी ना जाती हो। यदि आपको आपसे खांड चाहिए किसी तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अभी हमारे एमपी का तो हमारे पास ही रहता है, हम ही देते हैं। और यदि महाराष्ट्र का है तो कोई एक बहन है, नाम में हम विस्मरण हो रहा है, जिनने हमारे संपर्क किया था, तो उनके माध्यम से, हाँ उनके माध्यम से वहां भेजे हैं और उनसे आप अवेलेबल कर सकती हैं। ठीक है। और जैसे अच्छा ये आपने बताया प्रोसेस, जैसे हम लोग इकट्ठी मंगाते हैं, पूरे पूरे साल की मंगवा लेते हैं, है ना, क्योंकि बनती एक ही बार है तो हर कोई स्टॉक करके रखता है। तो हमें स्टॉक करने के लिए, से हम लोग तो शहरों में अगर रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो किस तरह से उसको रखें? अगर 50 किलो या 100 किलो हमने मंगा ली तो खराब ना हो, उसके लिए कोई प्रोसीजर बता दीजिए आप। हाँ, उसके लिए जैसे अपन यहाँ से आपके यहाँ जाएगी वो खांडसारी, तो 2 दिन की यदि आप धूप लगा दें उसमें खोल के, और इसके बाद एयर टाइट जगह रख के 2 साल तक वो रखे रहे, 2 साल तक उसकी मर्यादा है, 2 साल तक हमारी खांडसारी खराब नहीं होती। अच्छा। बस उसके लिए जो बरसात है, उस बरसात से भर बचा ले, फिर हमारी खांडसारी खराब नहीं होती। 2 साल तक की मर्यादा है हमारी इसकी। और इनके प्राइस वगैरह क्या रहते हैं? मतलब जैसे बाहर आप भेजते हैं तो बाहर के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्राइस रहते हैं या फिर सबके लिए एक नॉमिनल प्राइस ही रहता है? हमारा नॉमिनल प्राइस 60 रुपए रहता है यहाँ का, और एक्स्ट्रा जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग या अन्य खर्चे आते हैं वो जहां जहां जितने दूर जाएगी उसके अनुसार होते हैं, लेकिन हम प्राइस एक सी रखते हैं। अच्छा।
जैसे सागर से कोई हमसे खरीदेगा तो 60 रुपए केजी के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से हम देते हैं। उसके बाद जो खर्चा लगेगा वो उस पर डाला जाएगा। ठीक है। और क्या क्या सामान मिलता है भाई साहब आपके पास शुद्ध? नहीं, हमारे पास तो बस हम गुड़ और खांड सारी का काम करते हैं, तीसरा कोई काम नहीं करते। गुड़ और खांड सारी। हाँ हाँ। अच्छा, एक प्रश्न और था कि किसी भी शुद्ध सामग्री को खरीदने से पहले मतलब हम कैसे जांचेंगे कि हाँ, हमें कैसे एक वो मिलेगा कि एक प्रूफ है जैसे कि वो शुद्ध है? कुछ एक पहचान वगैरह होती है इन चीजों की? देखो, आज की दुनिया में फ्रॉड काम बहुत हो रहे हैं। आज की समय में किसी को पाप से तो भय है नहीं, और अपने बिजनेस के लिए हमारे ही नाम से कम 10 जगह खांड सारी, 10 जगह गुड़ जाता है हमारे नाम से। अच्छा। लेकिन एक मेन यदि आपको पहचान करना है तो कभी भी कोई भी यदि आपको शुद्ध नाम से खांड सारी या गुड़ देने के लिए कहता है तो बस उससे एक बार इतना भर पूछ लो कि आप, आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, वीडियो का, ऑनलाइन का समय है, वीडियो बनाने का समय है, तो आप किसी भी व्यक्ति से प्रमाणिकता के लिए उनसे पूछ लो कि इस वर्ष का आपने जो गुड़ या खांड साड़ी तैयार की है, तो एक बार आप हमें उसका वीडियो बना दें और हमें वीडियो दे दें, तो तुरंत सबका समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अभी वर्तमान में जो हम बना रहे हैं, हम कम से कम 40 लोगों को वस्त्र देते हैं, टी शर्ट देते हैं, लोअर देते हैं, उनको नए चप्पल या जूते देते हैं ताकि वो हमारा काम अच्छे से करें। उनको एक्स्ट्रा हमें पैसा लगता है। लेकिन अभी जैसे हमने खांड सारी बनाई थी तो उसमें वो जो मेन मालिक था उससे हमने बहुत सारी बातें करी। उसने स्पष्ट कहा कि देखो भैया, पूरा देश जहर खा रहा है तो हम क्या करें? जितना आप शुद्धता के लिए 10-10 बार 15-15 दिन तक आते हो, ऐसा कोई नहीं करता। तुम्हें तो लेना हो तो ले, हमारे यहाँ हम आपका नहीं काम कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा पैसा देके, एक्स्ट्रा मजदूरों को पैसा देके, एक्स्ट्रा वहां खड़े होके ये काम करना पड़ता। ऐसा अभी हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। सब हम बहुत सारे हमारे नाम पे बेच रहा है, लेकिन हम कभी किसी को कुछ कहते नहीं। आपका पुण्य, आपका पाप आपके माथे। लेकिन यदि किसी को शुद्ध चाहिए हो और यदि वो बेच रहा, तो उससे एक प्रमाणिकता के लिए आज वीडियो मंगा ले, तो उसकी पूरी की पूरी हॉनेस्टता, उसकी पूरी की पूरी जो प्रमाणिकता है वो सामने खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वीडियो से, क्योंकि वही ना, एक प्रूफ तो चाहिए ही होता है। और आजकल तो लोगों के पास वैसे भी इतने क्वेश्चंस रेज होते रहते हैं कि ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं। इससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा कि हाँ, हम कम से कम सामने वाले से पूछ सकते हैं, तो उसकी हेजिटेशन से अपने को पता चल जाएगा कि हाँ, सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कम से कम उसे सोचना पड़ता है। दीदी, हम लोगों ने अभी 12 क्विंटल लिए हैं उनसे, महाराष्ट्र में खांड सारी। वो उन्होंने 12 क्विंटल बनवाए हमारे लिए शुद्धता से। और ये सब हुआ कि क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले जो परिचर्चा हुई व्हाइट शुगर के बारे में, लोगों में उतनी जागरूकता आई है और उन्होंने व्हाइट शुगर, बहुत जनों ने व्हाइट शुगर के अल्टरनेट में खांड शुगर मंगवाई है। बहुत बढ़िया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तरुणा जी, मतलब अभी जो है प्राजक्ता जी ने एक हिम्मत का कार्य किया है और अपने आप को, मतलब सारी चीज़ें मतलब नन्हे भैया से इतना बल्क में ऑर्डर उठा करके और अपने आसपास अधर्मी भाइयों को भी जो है इतना मेहनत करके और जो है उनसे बात करके, सभी की क्वेरीज लेकर के फिर उनको शुद्ध खांड शुद्ध गुड़ देने का इन्होंने एक जिम्मा अपने हाथ में लिया है। एक इतनी बड़ी क्वांटिटी मंगवाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। फाइनेंशियली पैसा चाहिए उसके लिए जबरदस्त, उसके बाद उस चीज को रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी एक अपने लिए जगह, मतलब जगह चाहिए होती है। तभी आसपास के लोगों को वो चीज़ अवेलेबल कराई जा सकती है। इनका ये बिजनेस नहीं है, लेकिन धर्म की दृष्टि से और लोग भी जो है जीव दया पालें
और हम तो पाल ही रहे हैं, आप भी पालिए, और इतने जीवों की जो है हिंसा बचेगी जो भैया दूसरी चीजों में डर नन्हे के नन्हे भैया ने एक मदद की है। उन्होंने क्या बोला कि जब तक आपके यहाँ शक्कर नहीं पहुंचती आप पेमेंट का कुछ मत ये कीजिए, आज जिस दिन आपके घर में पहुंच जाएगी तभी मुझे पेमेंट करना। इतना उन्होंने सहकार्य भी नन्हे भैया ने दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया। हमारे यहाँ के साधर्मी है अरविंद भाई, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का सब देखा है। उनकी वजह से मैंने इधर लाने तक का ये किया है। बहुत बढ़िया। ऐसे 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 प्रयास में कहीं फाइनेंशियल कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो लोग इस तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी करके उनको इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। एक चीज़ मैं नन्हे भैया जी से भी पूछना चाहूँगा, जैसे उनको तो ये पूरा प्रोसेस बहुत सालों से वो कर रहे हैं और सभी को प्रोवाइड करा भी पा रहे हैं, लेकिन लेकिन मतलब मैं चाह रहा था कि ये चीज़ रुके ना किसी भी तरीके से, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी। तो इसके लिए भी कोई सुझाव है उनके पास, कोई सजेशंस हैं, या ये जो विधि है जो उन्होंने की है, और अपने साथ लोगों को और जोड़ करके इस चीज़ को और आगे बढ़ाना, मतलब अपने परिवार के लोगों को और आगे बढ़ा करके इसी इसी धारा को बनाते रहें, बढ़ाते रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा सभी लोगों को। पूरे इंडिया में जब जा रहा है आपकी तरफ से, तो ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए, ऐसी भावना है। इसके लिए भी अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट, आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। अब आने लगी? हाँ जी। हम आप सब का यही सहयोग चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति कोई चाहे हम यहाँ आके मानसिकता भी देखें, और दूसरी बात कोई एक थोड़ा सहयोग भी करें, क्योंकि हमारा ऐसा है मानना कि आज जैसे रत्न श्रावकाचार में अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग की चर्चा की है, तो आज प्रमाणिकता कोई नहीं चाहता, केवल शुद्ध के नाम से ही विश्वास कर लेते हैं। तो हमारी ये भावना है कि आप लोगों में से जिस किसी की भावना हो, वो हमारे यहाँ करेली में अपना बहुत बड़ा मुमुक्षु मंडल है, कम से कम 50-60 घर हैं, वहाँ हम कम से कम अभी 1-1.5 महीने रह के आए हैं, पूरा तैयार किया है, स्वाध्याय करवाते हैं वहाँ समाज में। सुबह हमारा स्वाध्याय चलता है, शाम का दूसरे विद्वान का चलता है, और बहुत बड़ा एक संकुल है। भैया ऑन कर दो आपने नेटवर्क की प्रॉब्लम आई शायद उनको, भैया को। नेटवर्क की लेकिन दिक्कत। उनकी एक तरह से भावनाएं यही थी कि करेली में आकर के चीज़ें देखी जाए और उनकी वीडियो बनाई जाए, और उसकी जानकारी किस प्रोसेस से हम सभी मतलब अवगत हो जाएं, ताकि और लोग भी और दूसरी ऐसे, जगह और जैसे नन्हे भैया कर रहे हैं, ऐसे और लोगों को भी सामने आना चाहिए। मतलब यदि हम शुद्ध खाना चाहते हैं तो सिर्फ हमें शुद्ध के नाम से कुछ भी, कोई भी बोल रहा है सिर्फ शुद्ध है और हमने ले ली, इतना ही नहीं, हमें अपना सहयोग भी देना चाहिए। हम भी, यदि हमारे पास भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं। हाँ, आप बोलिए। हम नहीं चाहते कि हम अकेला काम करें, हमारी केवल भावना ये रहती है कि हमारे निमित्त या जिसके निमित्त से लोगों के लिए वस्तु में शुद्ध मिले, बिना केमिकल के। क्योंकि एक हमने अभी डाला भी था एक वीडियो, उसमें कम से कम एक कढ़ाई में आधा किलो केमिकल हड्डी का पाउडर डाल देते हैं, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहीं से कोई। आज मैंने स्वाध्यायी जीव या त्यागी वृत्ति जीव केवल इस नाम पे ले लेते हैं कि हमने कह दिया कि शुद्ध है। तो हमारी भावना ये, हम कोई व्यापार नहीं करना चाहते, न हमारा कोई व्यापार का पर्पज है। हमारा तो पर्पज ये है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के यदि काम करेंगे तो अपनी ये संस्कृति बनी रहेगी। आज जो संस्कृति का ह्रास हो रहा है वो खान पीन से अधिक हो रहा है। पढ़ाई तो अपने बहुत करते हैं, लेकिन भोजन की मर्यादा, आचार विचार की मर्यादा, इसके लिए भी हम सबको आगे आना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी जो भैया ने फाइनेंशियली बात की है, उसमें भी हम व्यक्तिगत आपसे कोई चर्चा करेंगे। इस बार तो हमारा जो कुछ हो गया है, लेकिन इसमें बड़े अमाउंट की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम प्रायः यही करते हैं कि जब तक सामान नहीं पहुंच जाए तब तक हम पहले से एकत्रित हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ये रहता है कि आपके पास यदि सामान नहीं पहुंच पाया तो फिर आप दूसरे कमेंट्स करते हैं, इसलिए पहले आपके पास सामान पहुंचाए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं, अपना बिजनेस का भाव नहीं है, अपना तो यह है कि हर त्यागी वृत्ति को, मुनिराजों को, जिनको भी शुद्ध वस्तु मिल जाए, हमारा ये प्रयास रहता है बस। जी बिल्कुल, आपसे हम व्यक्तिगत चर्चा करेंगे इस संबंध में, और आपको जैसे भी सहयोग कर पाए हम कोशिश करेंगे पूरी।
बहुत बढ़िया आपके भाव और बहुत बढ़िया आपका जैसे भैया ने बताया अभी कि हाँ कि भाई फाइनेंशियली आजकल पैसे की कमी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ जैसे आयुषी जी ने कहा कि शुद्ध के नाम पर कुछ भी, बस नाम चल गया कि मैंने बोल दिया कि शुद्ध है तो हाँ शुद्ध है, जानना कोई नहीं चाहता, बस पैसा तो दुनिया दे देगी, क्योंकि जब अभक्ष में लगा रही है तो भक्ष के नाम पे तो फिर भी नाम के लिए दे देंगे ना, तो पैसे की लोगों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ ये मैनेज करने की जो प्रॉब्लम है ना वो कोई नहीं करना चाहता आज के टाइम में, और यही मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात है। मेरे पास कम से कम 50 फोन आते हैं हमारे परिचितों के कि तुम तो ब्रह्मचारी हो के और ये क्या करते हो, लेकिन बड़े पंडित जी साहब का ये प्रेरणा रहती है कि देख भैया तेरे यदि 1 महीने के 1.5 महीने के प्रयास से हजारों लोगों को यदि शुद्ध वस्तु मिलती है, केमिकल रहित वस्तु मिलती है, अभक्ष से बच जाते हैं, जीवों की हिंसा से बच जाते हैं, तो इससे तुम्हारा संयम या तुम्हारा ब्रह्मचर्य में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कहने वाले तो बहुत हैं कि आत्मा अनाहारी है, लेकिन जब वहां चलते हैं तब वो समझ में आता है कि क्या है। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि जितने भी, और मैं मैं कहता हूँ, मैं जैसे अभी मैं 59 साल का हो गया हूँ और मैंने कोई अभी भी मेरे टेबलेट नहीं ली मैंने अपने जीवन में, और उसका एक ही कारण है कि मैं स्वयं अपना सारा कार्य स्वयं अपना काम करता हूँ, स्वयं मेहनत करता हूँ। इसलिए मुझे ना दवाई की, और 3 बजे उठ जाता हूँ, 3:30 बजे स्वाध्याय करता हूँ, खूब मस्त रहता हूँ। तो हम तो सब ब्रह्मचारी भाइयों से बहनों से कहते हैं आप शारीरिक मेहनत करोगे, शुद्ध आहार विहार करोगे, आचार विहार करोगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करोगे, तो मैं कहता हूँ आराधना में वो मन लगता है कि मैं जानता हूँ कितना मन लगता है। इसलिए सब लोगों को इससे आगे आना चाहिए और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहिए। एक बार मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, एक बार मतलब अपनी वीडियो ऑन करके एक बार नन्हे भैया जी के लिए इतनी अच्छी जिन्होंने भावना और अपना स्वाध्याय का और सभी वीडियो ऑन करके एक बार ना सभी जोरदार तालियां बजाएं। तो वाकई में इससे अरे तालियां काहे की भैया मेरे हम भी जो है ना संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैन संस्कृति को। ये जैसे चीज बताई है भैया बता रहे हैं, ये अन्याय, अनीति, अभक्ष, इन तीनों का परिणाम है जो आज हम लोगों को इतनी दवाइयां खानी पड़ती है ना। और जो लोग, पंडित जी ने भी कहा ना मोक्ष प्रकाशक में, अन्याय अनीति अभक्ष के फल के कारण ही हम ये दुर्गतियों में जा रहे हैं और जिनवाणी सुनने के पात्र भी नहीं हो रहे। 50-50 साल सुनते सुनते हो गए। तो भैया ने कितनी अच्छी बात कही है कि मतलब एक टैबलेट नहीं खाई आज तक इन्होंने, और हम लोगों के घरों में इतने इतने बड़े डिब्बे मिल जाएंगे जो लोग खाते हैं, है कि नहीं? स्वस्ति जी, स्वस्ति जी। भैया शायद लेफ्ट हो गए। हाँ जी, उनका नेटवर्क की दिक्कत है। स्वस्ति जी कहाँ हैं? वो भी लेफ्ट हो गई। चलो मैं अंतिम बात कह के इस परिचर्चा को विराम देते हैं। अगली परिचर्चा में बात करेंगे कि ये हुंडावसर्पणी काल है जिसमें जीवन काल बहुत छोटा है। स्वाति, 1 मिनट। हाँ जी, आ गए। स्वाति है ना, स्वाति के मामा हमारा बहुत सहयोग करते हैं। स्वाति, ये जो स्वाति गड़ाकोटा वाली, इसके मामा है वहाँ दिल्ली में, तो वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। हमारे विद्वान भी है और हमारे साथ बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन भी है, और अच्छा वो हमारा खूब सहयोग करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जो आपके इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं और इसी जैन संस्कृति को आगे पूरी करेली की समाज का बहुत सहयोग, पूरी करेली समाज का बहुत सहयोग रहता है, बहुत सहयोग। बहुत ही बढ़िया जी। मतलब देखिए कि जो लोग आजकल जो है ना, जो नॉनवेज प्रोडक्ट डाल के कुछ उल्टी सीधी चीजें बनाते हैं, वो पूरा मतलब पैसा दे करके और ये करते हैं काम। और यहाँ साधर्मी जन है, आप आपस में एक दूसरे का सहयोग करके और शुद्धता से चीजें बना करके और जैन संस्कृति को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ, अब अंत में भोजन शुद्धि परिचर्चा की तरफ से हम नन्हे भैया और उनके काम की भी बहुत अनुमोदना करते हैं, और ऐसे ही हम आगे भी ऐसा विचार रखते हैं कि और भी ऐसे लोग आगे आए और ऐसे काम करें, शुद्धता की ओर एक कदम बढ़ाएं, और हम सभी भी अपने अपने लेवल पर अपने अपने शुद्धता की एक कदम की ओर एक कदम बढ़ाएं। और सबसे पहला कदम तो 49 पार्टिसिपेंट्स जो है ना यहाँ भी, उन्होंने बढ़ाया है ये परिचर्चा को सुनकर, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे। मतलब कुछ ऐसे चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाहुली पाटिल जी हैं पुणे से, ये शुरू से लेकर एंड तक पूरी चर्चा में वीडियो खोलकर इतने अच्छे से बैठे। मतलब ऐसे ही हम सब भी इस तरह से एक कदम शुद्धता की ओर बढ़ा सकते हैं। सिर्फ सुनने मात्र से भी एक कदम शुद्धता की ओर बढ़ जाता है। आप सबको पता है इसमें क्या क्या लगा, हमारा कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ पता करी चीजें और
फिर दूसरा कदम बढ़ेगा जब जब हम इन चीजों को फैलाएंगे, हम साथ में अपने साथ साथ बाकियों को भी बताएंगे जो हमें पता चला, क्योंकि हम चुगलियां और इधर उधर की बातें तो खूब शेयर करते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो शेयर नहीं करते, तो करनी चाहिए हमें। तो हम सभी आयुषी जी, वो हमारे ससुर जी है, उनको भी बहुत रुचि है इसमें, इसलिए वो जुड़े आज से। बहुत बढ़िया। जब भी नन्हे भैया जी ने बात बोली थी ना जैन संस्कृति के बारे में, तो मैंने देखा था इनका जोश देखा था, और इनका एकदम बिल्कुल सीधा होना और इनका खुशी अनुमोदना उस चीज के प्रति मैंने यकीन ऐसे मानिए और बहुत भी ही लोग हैं, मतलब नाम तो हमने एक का लिया, दो का लिया, लेकिन बहुत लोग हैं। कुछ लोग वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं, लेकिन हाँ सुन रहे हैं, वो शुरू से लेकर अंत तक बने हुए हैं। और सभी लोगों का हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। अंत में बस सबका आभार व्यक्त करके हम इस परिचर्चा को अंत करते हैं। सभी जिन वक्तागण, वक्तृगण, नेत्रीगण सभी का, और आदरणीय नन्हे भैया का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने में, उसको सुनने में, उसको बोलने में लगाया। सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय